नमस्कार मनीष सर। नमस्ते सर। ये एलर्जिक रिनाइटिस है ना सर? सर आप S1 C1 A1 F1 RE वाला प्रोटोकॉल थर्ड सॉल्यूशन में चालू करें, एलर्जी के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सर S1 A1 F1 सर कितनी बार तो बता चुके हैं पंकज सर। हाँ नोट किया हुआ हूँ सर, नोट किया हुआ। बस आप उसको ले लीजिए, कितनी बार तो बता चुका हूँ मैं। S1 C1 A1 वर्वन या F1 RE जो होता है थर्ड डाल्यूशन में बहुत जबरदस्त पिकअप करता है। अगर आपको बार बार होता है तो केवल P1 के 2 ड्रॉप अलग से डाल देना आप। हाँ बार बार होता है सर, यह बार बार होता है। P1 के 2 ड्रॉप डाल देना, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक सर वो पराग कण से एलर्जी हो रही है ना सर को? हाँ बिल्कुल, पराग कण से ही होती है जी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास पिछले 4 महीने में 6 पेशेंट फाइब्रो एडिनोमा के आए थे। जानते हो ना फाइब्रो एडिनोमा किसको बोलते हैं? हाँ सर बिल्कुल, आप लोगों को बता चुका हूँ शायद, है ना? हाँ बताया सर। अब देखो मैंने प्रोटोकॉल का अलग अलग लेवल पर मैंने एक बार उसको A3 का 200 दिया, ठीक है। एक बार मैंने उसको C1 का 200 दिया, एक बार मैंने C2 का 200 दिया, ठीक है। एक बार मैंने वेन1 का 200 दिया, एक बार मैंने C4 का 200 दिया। ऐसे करके 6 पेशेंट में मैंने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को चलाए। और आप बिलीव नहीं करोगे, A3 के 200 ने, C1 के 200 ने, C2 के 200 ने, वेन1 के 200 ने वो रिजल्ट दिखाया है दोस्तों। मैक्सिमम महिलाओं को जितने भी 6 के 6 केसेस मेरे रिजॉल्व हो गए। 6 के 6 केसेस को मैंने प्रूव किया। मैंने आप लोगों को बताया था 4 प्लांट, कोनियम, फाइटोलक्का, पल्सेटिला और स्क्रोफलोसोनोडोसा, ठीक है। मैंने केवल 200 पोटेंशियल में सिंगल मेडिसिन दिए है दोस्तों, ठीक है। और मुझे इतना रिजल्ट मिला है। ये कितने कितने गैप करके दिया था सर? अरे मैंने दो प्रोटोकॉल दिए हैं, पूरे नहीं दिए लेडीज को किसी को भी। अच्छा, दो प्रोटोकॉल दिए। हाँ, एक लेडीज का, गुड इवनिंग, एक लेडीज का प्रॉब्लम था, उसको हमेशा सर्दी बना रहता था, बार बार इन्फेक्शन होता था और मैसेज के बाद में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसको मैंने A3 दिया। आपको याद हो पल्सेटिला का साइन है विनोद सर? जी सर, याद है ना पल्सेटिला का साइन? सर्दी बिल्कुल होना, सर। बार बार रिकरेंट सर्दी होना, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने बताया था स्क्रोफलोसोनोडोसा, कोई सा भी ट्यूमर आपके बॉडी में डेवलप हो जाए, वो भी ग्लैंड्स में, उसको तुरंत डिसॉल्व करता है। ये दोनों प्रूफ किए। तीसरा कोनियम मैकुलेटम, आप जितने भी मेडिसिन आप देखोगे ज्यादातर में कोनियम मैकुलेटम आपको मिला होगा, C1 से लगाकर सब। मैंने वहां पर C2 का प्रोटोकॉल चलाया। और तीसरा मैंने वहां पर फाइटोलक्का यानी C5 का प्रोटोकॉल चलाया। आप बिलीव करोगे, चारों प्रोटोकॉल चलाने से मेरे 6 के 6 फाइब्रोएडिनोमा के केस विद इन 3 मंथ डिसॉल्व हो गए। एक तो मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमा था, एक को सिंगल फाइब्रोएडिनोमा था। सिंगल में C1 दिया होगा सर और उसमें C5 लगाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और 200 डाल्यूशन में दिया था सर मैंने। बिल्कुल सर। ये सर स्किन के अंदर सर, ये जो कड़क का जो गांठ होता है कहीं कहीं, वो भी, उसको भी तो हम लोग फाइब्रोएडिनोमा मान सकते हैं सर? नहीं, स्किन टेस्ट में होता है, उसको फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं सर। अच्छा, अलग जगह पर है तो उसको दूसरा चीज बोलते हैं। हाँ, लिम्फेडेनाइटिस। ये तो फैट की गांठें होती हैं जो बॉडी के जो होती हैं जो। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते महेंद्र सर। मैं सर एक जगह और बात की है मैंने आज मशीन के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया है सर। पहले वाला तो बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन सेकंड वाला आपने हरियाणा में ही है, वो बोला जी मैं कर दूंगा इसको एडजस्ट जैसे भी होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी। सर ये फैट की गांठें होती हैं जो। जी जी सर। जी विनोद सर बोलिए। सर जो फैट की जो पेट के आसपास जो सिस्ट होती हैं, गांठें होती हैं, तो उनको क्या लाइपोमा में देखेंगे उनको? बिल्कुल, लाइपोमा में C3 A3 L1 F1 W
जी थर्ड डाइल्यूशन प्लस हमारा वही ओविसिट्रॉन, जस्ट इम्पैक्ट है सर, बिल्कुल वही बिल्कुल। 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ml डाल दो बस। बिल्कुल बिल्कुल C4L1 साथ में बिल्कुल। 200 सर। जी गुड इवनिंग जेठानी सर। गुड हेलो सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सर ये पद्मराज, डॉक्टर लेडीजों में पद्मराज सर। जैसे यूट्रस निकल स्नोरिंग का जाता है। थोड़ा फार्मूला सर। स्नोरिंग 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 में बता चुका हूँ सर, आप ऑडियो सुनिए। हाँ ऑडियो में है सर। सर कौन सा तारीख का सर? अरे अभी हफ्ते 10 दिन हो गए, देख लो पीछे। हफ्ते 10 दिन पहले है भैया, देख लो उसमें। ओके सर ये 24/2 में है सर, जैसे 24/2 में। स्नोरिंग मिनिस्टर ये 24/2 हाइपोथायराइड में रिजल्ट मिल रहा है बढ़िया, जी तो इसमें मैंने 2 महीना हो गया इसको D5 देते हैं, अब इसको अप डाउन करें कुछ हाइपो में। नहीं 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 सर, 3 महीने लगातार D5 चलाइए, फिर D4 करिएगा। और हाइपर में अप जाना पड़ेगा। हाँ हाइपर में तो आप सीधा 10th से शुरू करिए, जी जी है ना। जी सर। जी सर लेडीजों में जैसे यूट्रस निकल जाता है उसके बाद बहुत ज्यादा वीकनेस आती है सर। जी तो जी सर, उसमें S5 C4 RE वो जनरल टॉनिक में दे रहा हूँ, सर तो उससे उसका कवर कोई नहीं हो पा रहा है। सर आप समझिए, मैं इसीलिए कहता हूँ आप क्या कर रहे हो, वहां कोई उसको जॉइंट की प्रॉब्लम थोड़ी है जो वीकनेस दूर होगी उससे, ठीक है। जी सर। आप देखिए वहां जी पर सर। हार्मोन बन रहा है, लेकिन हार्मोन हार्मोन, काम जी नहीं सर। करेगा। अब काम कहाँ कर रहा है, बोन पे कर रहा है, बोन को वीकनेस जी कर सर। रहा, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन दीजिए ना। जी सर। आप वहां पर आप गलत आरी का प्रयोग कर रहे हो, गलत और बढ़ हाँ जाएगा। सही सही है सर। यूट्रस तो सर। पास आउट हो गया, वो फंक्शन कहाँ करेगा हार्मोन? आप उसमें आप सर इसमें तो भाई का रोल रहेगा ना? C4A3L1 जी का। बिल्कुल C4A3L1 जी सर। A3L1 अच्छा जी सर। बोन टॉनिक में काम करिए, बाकी सब भूल जाइए आप। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जोशी सर, गुड इवनिंग। जो में जो पेशेंट टेबलेट ले रहा है सर, वो कितने दिन बाद बंद करवाते हैं सर? सर आप तुरंत बंद कराइए, आपका ट्रीटमेंट का रिजल्ट कैसे मालूम पड़ेगा आपको? रिजल्ट तो आ गया सर। अच्छा सर ठीक हूँ। टेबल मतलब आप टेबलेट चला रहे हो और आपको रिजल्ट आ रहा है, संभव ही नहीं है। आप टेबलेट बंद कराइए, उसके बाद रिजल्ट देखिए। पहले पेशेंट को जैसे घबराहट होता था, पैल्पिटेशन वगैरह होती थी, नींद नहीं आती थी, मैंने जरूरत नहीं थी, वो सब चीजें ठीक हो गई। सर ये केवल आपका सिम्टोमेटिक रिलीफ है। जब आप बंद करोगे ना ट्रीटमेंट, 1 महीने बंद करके देख लो, आपका थायराइड बढ़ ठीक है जाएगा, है ना। पहले टैबलेट बंद करा दीजिए आप। ठीक है सर, थैंक यू जी। नमस्ते सर जी। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। सर फीडबैक था। जी सैनी सर। सर पीसीओडी का ट्रीटमेंट बताया था जी 2 लेडीजों को प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई 5 साल। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई सर। तो ऐसे मेरे पास जो है, जब से आपकी ट्रेनिंग ली है मैंने, जो है 12 केस जो है कंफर्म हो गए ऐसे। वेरी गुड सर, बायोडाटा तैयार कीजिए। कांग्रेचुलेशन सर। बायोडाटा तैयार सर कीजिए, बधाई आपको। हमारी बुक में आपका नाम दर्ज होगा सर। बधाई सर। बायोडाटा तैयार कीजिए आप। जी पूरा बायोडाटा तैयार कीजिए, हम लोग जो प्रूफ की बुक छपवाने वाले हैं
उस हाँ बुक जी, हाँ में जी। आपका बकायदा सारे ग्रुप वाले जो मेंबर्स हैं सब लोग का हम नाम डालेंगे उसमें। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत बधाई सर। आपको भी। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते किरण सर, कब बुला रहे हो बेंगलोर? हाँ सर, अप्रैल। मई में बुला लो यार, मई में तैयार हूँ मैं। ओके सर, मई में ही बुलाता हूँ सर। आप तारीख बताओ, मैं 3 दिन की छुट्टी मार लूंगा, बुला लो मुझे। यस सर, है सर, डेफिनेटली। सर नमस्ते। नमस्ते सर। पहुंच गए सर, ओमकार सर पहुंच गए हम लोग। अच्छा, बढ़ गए सर। हाँ सर, चलिए, चारों सर आ गए सर, बागद्रे है, बर्डे चलिए। सर है और बागड़े सर। घूमे घूमिए सर भी। घूमिए घूमिए सर, आराम से घूमिए। हाँ, नाव में अच्छा है, उधर बहुत अच्छा है। चलिए मैं बढ़िया गया है। हूँ 2 बार ना सर। जी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आज हम बात करते हैं दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीडी। जब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करते हैं तो आईबीडी भी एक ही होता है दोस्तों। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या आईबीडी हो दोस्तों, इसको एक इन्फ्लामेटरी डिसीज या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या आईबीडी हो, इनको एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के रूप से जाना जाता है। दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा सिम्टम या एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आईबीडी क्या होता है? आईबीडी दोस्तों डिसीजेस का एक ग्रुप होता है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करती है, यानी पूरे गैस्ट्रिक, आप स्टमक से लगा लो, वहां से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन पे ले जाओ, तो पूरा यानी स्टमक से लगाकर स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट इलियम, जेजुनम, इस्चियम सब आ गया, और वहां से असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, रेक्टम, वहां पर रेक्टम के पहले पहले तक पूरा पार्ट का इन्वॉल्वमेंट वहां पर देखने को मिलता है, उसे हम आईबीडी के नाम से जानते हैं दोस्तों। कई बार आप जब ट्रीटमेंट को इंडिकेट करते हो तो अल्सरेटिव कोलाइटिस तब उत्पन्न होता है। अब आपको पहले से पता है दोस्तों, हालांकि अभी आप लोगों में जो सीनियर है वो सब पता है उनको, जो जूनियर आप लोग जो है हमारी नेक्स्ट सेम में वो होगा। तो दोस्तों जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है तो आप लोगों को इतना पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन कितनी हीटेड पार्ट होता है। अब जब हीटेड पार्ट में ड्राइनेस होता है और वहां पर से किसी प्रकार से स्टूल का रगड़ होता है, हार्ड स्टूल पास होता है, तो दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन हो यानी कोलॉन या रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दोस्तों, इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है दोनों की दोनों इन्फ्लाम्ड हो जाती है दोस्तों। और इन्फ्लाम कब होगा? जब रगड़ होगा, इरिटेशन होगा दोस्तों। इसीलिए इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस इन्फ्लामेशन के कारण जो कोलॉन की लाइनिंग में बिल्कुल इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा हटता हूं, इस प्रकार से जब आप देखते हो छोटे छोटे रेट जो मैंने बनाए, इस प्रकार से अल्सरेटिव टीनी टीनी वहां पर सोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम लोग अल्सर का नाम देते हैं दोस्तों। और यहां पर कई बार ऐसा होता है कि एक और केस इसके साथ में होता है, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन। परफोरेशन मतलब ये इंटेस्टाइन है, इसके इंटेस्टाइन के वाल में छेद हो जाता है और यहाँ का फूड कंटेंट जो होता है पेरिटोनियल कैविटी में गिरने लगता है। अब बहुत डेंजरस कंडीशन होती है दोस्तों, और इस कंडीशन को ठीक करने में ये जो मैंने प्रोटोकॉल बताया है, इस प्रोटोकॉल में केवल P2N1 की 2-2 ड्रॉप डाल लीजिएगा, आप सीधे परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन के लेवल को ट्रीट कर जाएंगे दोस्तों। 100% क्योर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब छोटे छोटे टीने अल्सर प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, इसीलिए इस कोलाइटिस के कंडीशन को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। और कोलाइटिस का मेन रोल होता है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन का होना, रेक्टम का होना, वो आपका कोलाइटिस कहलाता है दोस्तों। इसीलिए जब ये सामान्य रूप से जब प्रारंभ होता है तो इसका प्रारंभ ऊपर से नहीं होता, इसका प्रारंभ नीचे से होता है, यानी रेक्टम से प्रारंभ होता है और रेक्टम से ऊपर की तरफ दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर जाता है, ऊपर की तरफ स्प्रेड होता है दोस्तों। और पूरी कोलॉन धीरे 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 करके पूरी कोलॉन में कंजेशन हो जाता है और डायरेक्टली उसको प्रभावित कर दिया जाता है दोस्तों। इस इन्फ्लामेशन के कारण हमारी बोवेल से उसका जो कंटेंट होता है वो तेजी से, फ्रीक्वेंटली और जल्दी जल्दी मूव करने लग जाता है दोस्तों। और यही कारण है जब उसके कंटेंट तेजी से और जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन के रूप में हमारे सामने आता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस होती है ये जब खाली होने लगती है, जिससे हमारी कॉलम की जो लाइनिंग होती है दोस्तों वो लगातार इरिटेट करती है, और उसकी जो सरफेस की सेल होती है
वहां पर लाइनिंग की जो सरफेस की सेल होती है धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और इसी के कारण वहां पर दोस्तों अल्सर का निर्माण हो जाता है। और इसमें से डेफिनेटली म्यूकस के डिस्चार्ज के साथ पस और ब्लीडिंग भी वहां पर होने लगेगी दोस्तों। और ये कंडीशन जब डेवलप होती है दोस्तों, तब यहाँ पर हर प्रकार के डिसीज सभी एजेस के लोगों में प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप ज्यादातर देखोगे दोस्तों तो ये कंडीशन यंग ब्रिगेड यानी 15 से 35 साल की एज में मैक्सिमम लोगों में डायग्नोस होती है दोस्तों। इसी एज के बीच में ज्यादातर लोगों को अफेक्टेड करती है। अगर आप देखोगे 50 ईयर के बाद में सामान्यतः मेन में डिसीज के कारण डायग्नोसिस और ज्यादा दोस्तों वहां पर इंक्रीज होता हुआ देखा जाता है। इसीलिए आप जब 15 से 35 साल के बीच में देखते हो तो कहीं ना कहीं उसकी डाइजेशन की प्रोसेस डिस्टर्ब होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, उसी के कारण वहां पर ये डिसीज होती है। लेकिन ओल्ड एज में तो जनरली मेन में ये डिसीज के कारण डायग्नोसिस बहुत इंक्रीज हो जाता है। आसानी के साथ आप डायग्नोसिस कर लेते हो कि यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, पानी कम पिया ओल्ड एज में, उसके कारण कोलाइटिस होता हुआ देखा जाता है दोस्तों। यद्यपि जब अल्सरेटिव कोलाइटिस के काजेस पे जाओगे आप तो दोस्तों उसके बनने का कारण आज तक क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन जो रिसर्चर्स कहते हैं वो सिंपल सी बात कहते हैं दोस्तों कि हमारी इंटेस्टाइन के लेवल पर गुड और बैड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं 1.5 मिलियन के आसपास। तो उस कंडीशन में दोस्तों कोलोन के एबनॉर्मल रिस्पांस के कारण वहां पर देखा जाता है, यानी हमारे जीन्स, हमारे एनवायरमेंट और हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है इसमें सबसे ज्यादा रोल अदा करता है दोस्तों। अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है वो लो हो जाएगी तो डेफिनेटली इंटेस्टाइन में जब इरिटेशन होगा, घर्षण होगा दोस्तों, उसके बाद में वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, कोई भी बैक्टीरिया आसानी के साथ वहां पर कॉज कर जाएगा और कोलाइटिस को कॉज करेगा दोस्तों। सिम्टोमेटिक अगर आप जाओगे तो प्रभावित व्यक्ति को जब अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण आते हैं ना वो हर व्यक्ति में डिफरेंस होते हैं दोस्तों। इसीलिए सिम्टम बहुत सीवियर हो सकते हैं, लेकिन हमें डिपेंड करता है कि वो सिम्टम कैसे देखने को मिलेंगे दोस्तों। जब अल्सरेटिव कोलाइटिस के कॉमन सिम्टम देखते हो, एब्डोमिनल पेन सबसे कॉमन होता है दोस्तों। एब्डोमिनल साउंड्स का बढ़ना यानी एब्डोमेन में गुड़गुड़ाहट, पेन आना बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, अर्थात एब्डोमिनल साउंड्स वहां पर बहुत ज्यादा होंगे दोस्तों। कई बार आप देखते हो एकदम ब्लडी स्टूल पास होता है, कई बार डायरिया हो जाता है, कई बार फीवर होता है, कई बार रेक्टल रीजन में बहुत सीवियर पेन होता है दोस्तों। हम लोग सोचते हैं कि यार इसको तो पाइल्स है, ठीक है, लेकिन पाइल्स नहीं होता, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साइन होते हैं दोस्तों। कई बार हमने देखा पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है, कई बार हमने देखा माल न्यूट्रिशन हो जाता है दोस्तों, कई बार हमने देखा अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण कुछ ऐसी कंडीशन पाई जाती है, ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जिसके कारण पूरी बॉडी में वीकनेस होता है, जिसके कारण जॉइंट पेन होता है, जिसके कारण जॉइंट में स्वेलिंग होती है, जिसके कारण नौसिया होता है, जिसके कारण एपेटाइट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसके कारण माउथ में सोर होने लगता है, जिसके कारण आंखों में रेडनेस और आई का इन्फ्लामेशन होने लगता है। और ये जब कंडीशन सारी लेकर आती है दोस्तों तो सबसे सीवियर सिम्टम होता है एब्डोमेन पेन, बहुत सीवियर एब्डोमेन पेन होता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी करवाना चाहिए दोस्तों। कोलोनोस्कोपी करके बायोप्सी करवाई जाती है और उसमें क्लियर इंडिकेट हो जाता है कि अल्सर है या कैंसर है दोस्तों। इसीलिए कई बार बेरियम मिल एनीमा दिया जाता है और उसके बाद में सीबीसी ईएसआर टेस्ट या सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जब किया जाता है, सीआरपी टेस्ट, उससे पता लग जाता है कि कितना डेड है और कितनी प्रॉब्लम्स वहां पर जनरेट हो रही। लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने एक मेडिसिन नहीं बताई है, आपको बताना है वो मेडिसिन क्या है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, लेकिन आपको बताना है एक मेडिसिन। यहाँ पर जब हम कोलाइटिस की बात करते हैं S1C15 या C13 वर्वन-G नेगेटिव, ये जो प्रोटोकॉल होता है ये डायरेक्टली दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंटली अप्रोच पैदा करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस का अगर लेवल होता है तो फर्स्ट मेडिसिन ये, सेकंड मेडिसिन S10L1B अल्टरनेट C15 C13 वर्वन-G, ये एक कंप्लीट प्रोटोकॉल है। अगर केवल इंटेस्टाइन के लेवल पर सिम्टम हो और केवल इंट्राइटिस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस नहीं मिल रहा हो, केवल इंट्राइटिस मिल रहा है, तो आप ये 2 नंबर का प्रोटोकॉल दीजिए, और नहीं तो S1C15 C13 वर्वन-G नेगेटिव में एज वेल एज S10 C10 वर्वन-YG थर्ड डायरेक्शन, आप ये 2 प्रोटोकॉल चलाइए। और अगर आपने S10 C10 W को D4 में एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, आपका सारा केस रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक मेडिसिन मैंने आप लोगों को बताई है जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है दोस्तों, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करने वाली मेडिसिन बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल अदा करती है दोस्तों। जब यहाँ पर अल्सर हो रहा है तो G का प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये जी जो होता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन बिल्कुल सही सिंह साहब, यहाँ पर C2 का रोल होगा। यहाँ पर आप किसी भी प्रोटोकॉल में जब बना लेंगे उसके बाद C2 की 5 ड्रॉप डालिएगा, क्योंकि C2 एकमात्र ऐसी मेडिसिन होती है जो बॉडी के कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन हो, कोई भी सीरस मेम्ब्रेन हो, उसको तुरंत हील करती है। और माउथ अल्सर जैसी कंडीशन या बॉडी के किसी भी प्रकार के अल्सर में C15, C13 और C2 ये 3 मेडिसिन ऐसी है जो किसी भी अल्सर में, अगर आप स्टमक अल्सर पे देते हो C15, अगर इंटेस्टाइनल अल्सर पे देते हो तो भी C15, लेकिन C13 का रोल म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी होता है और इंटेस्टाइन के वाल पर भी होता है, इसलिए C13 का रोल भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन C2 भी एक अपना ब्रिलियंट रोल अदा करेगी दोस्तों, जिसके कारण आपको सारे प्रोटोकॉल का रिजल्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है और बहुत ब्रिलियंटली रिजल्ट मैंने लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी आगे जाकर इस प्रोटोकॉल के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे पेशेंट में लिए, हो सकता है आप भी यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के ब्रिलियंट प्रोटोकॉल्स को जनरेट करेंगे। उम्मीद है ये चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस। जब हम कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, ये वो चीजें हैं दोस्तों जो आपको सीखने को मिलेगी, और जो सीखेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप बोलते कैसे हैं, ठीक है, हमने मेमोरी देख लिया, हमारी बॉडी का वर्क कैसा होता है वो हमने देख लिया, लेकिन हमने देखा अब यहां से वो प्रोटोकॉल जनरेट होता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसे केसेस पर रिजल्ट लेंगे जो बच्चे तोतले बोलते हैं, जो बच्चे अटक अटक के बोलते हैं, जो बच्चों को डिफिकल्टीज होती है बोलने की, उन लोगों में आपका रिजल्ट यहां से ओरिएंटेशन शुरू होगा। आपको यहां पर यह समझना है कि कौन कौन से ऑर्गन यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं स्पीच के लिए, बोलने के लिए। अगर आपने ये समझ लिया कि कौन सा ऑर्गन यहां पर बोलने के लिए अप्रोच पैदा करता है या सपोर्ट करता है बोलने की प्रवृत्ति को, आपका सीधा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जनरली मैंने आप लोगों को बता रखा है S5 C13B, ये 2 ऐसे प्रोटोकॉल हैं S5 C13B जो डेफिनेटली इस लेवल पर काम करते हैं और बोलने के प्रोसेस को जनरेट करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी 4 से 5 प्रोटोकॉल बनते हैं मेडिसिन के, वो डिपेंड करता है किस चीज के कारण, तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब आप जानते हो कि लर्निंग है, मेमोरी है, ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस के फिजियोलॉजिकल बेसिस को जब फॉर्म कर रहा है दोस्तों, ठीक है, किसको फॉर्म कर रहा, फिजियोलॉजिकल बेसिस को फॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर हमें क्लियर हो गया कि लर्निंग और मेमोरी जो होता है कंडीशन रिफ्लेक्सेस के फिजियोलॉजिकल बेसिस को फॉर्म करता है। तो जब फिजियोलॉजिकल बेसिस आपने देख लिया तो फिर आपको यह भी देखना है बोलते कैसे है, स्पीच क्या होता है। स्पीच मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये स्पीच है, लेकिन कैसे जनरेट हो रहा है ये देखिए दोस्तों। स्पीच आर्टिकुलर साउंड के प्रोडक्शन के द्वारा थॉट के एक्सप्रेशन के जैसे स्पीच को डिफाइन करते हैं दोस्तों। यानी आर्टिकुलर साउंड, आपके जो आर्टिकुलेचर होता है उसके द्वारा बनने वाला साउंड, उसके प्रोडक्शन के द्वारा जो आप सोच रहे हो, जो मैं देख रहा हूं, जो मैंने पॉइंट्स बना रखे जिसपे मुझे आपको बताना है, उसके बारे में थॉट करना, सोचना और उसको एक्सप्रेशन करना, वही दोस्तों स्पीच कहलाता है। यानी आर्टिकुलेट साउंड के प्रोडक्शन के द्वारा थॉट के एक्सप्रेशन के जैसे हम जो बोल रहे हैं उसे हम स्पीच कहते हैं दोस्तों, जो डेफिनेट मीनिंग ऑफ बियरिंग कहलाता है दोस्तों। यानी जब आप किसी भी चीज को बोल रहे हो तो बगैर मीनिंग के तो आप बोल ही नहीं सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप अगर बगैर मीनिंग को बोलते हो तो डिसीज हो गई। आज मैं आपको बोल रहा हूं तो इसका डेफिनेट कोई मीनिंग निकलेगा जो आप समझोगे और जो आपके लिए बहुत काम करेगा। अगर मेरा 1% भी आपको अगर माइंड में जाता है तो आप 10% सीखते हो, और 10% सीखते हो तो 100% के रिजल्ट लेते हो। तो ये डेफिनेट मीनिंग है कि हाँ हम कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ न कुछ लॉजिक है, और वही लॉजिक हम लोगों को बहुत आगे लेके जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये ब्रेन का वन ऑफ द हाईएस्ट फंक्शन होता है दोस्तों। ये हमारी ब्रेन का बहुत, हम सोच नहीं सकते कि ब्रेन में कैसा होता है, ये ब्रेन का वन ऑफ द हाईएस्ट फंक्शन होता है। हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पूरे फंक्शन कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, हम राइटिंग कर रहे हैं, इनका कोऑर्डिनेशन होकर हम क्या सोच रहे हैं, क्या आपको बताना है। आप बोलते हैं ना यार तुम क्या सोच रहे हो, अंदर के अंदर दिख रहा है कुछ सोच रहे हो, आप बोलते हो। तो दोस्तों ये ब्रेन का वन ऑफ द हाईएस्ट फंक्शन होता है। यानी जब कहीं पर दोस्तों एक साउंड
वर्बली, यानी मैं कोई वर्ब मतलब बोल रहा हूं आपको, वर्बली प्रोड्यूस होता है उसे हम स्पीच कहते हैं दोस्तों। हम बोलने के रूप में जो वर्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपका स्पीच है दोस्तों। यदि इसे हम विजुअल सिंबल्स के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, राइटिंग। यानी आप, मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हो और देख के लिख रहे हो, ठीक है। तो ये जो विजुअल सिंबल के जो देख रहे हो, उस विजुअल सिंबल के द्वारा जो एक्सप्रेस कर रहे हो दोस्तों, उसे हम राइटिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। याद करिएगा आप इस चीज को। यदि विजुअल सिंबल या राइटिंग वर्ड्स वर्बली एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, रीडिंग। रीडिंग करना बोलते हैं। यानी आप देख रहे हो, मैंने क्या पॉइंट लिखा, मैं देख रहा हूं, देखकर आपको समझा रहा हूं दोस्तों, उन्हीं पॉइंट के बिहाफ पर आपको समझा रहा हूं। तो यदि विजुअल सिंबल्स को आप देख रहे हो, तो राइटिंग वर्ड्स जो होते हैं दोस्तों, वो वर्बली मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं, उसे हम रीडिंग करना कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर तीनों चीज आपको सीखने को मिलेगी, स्पीच करना, ठीक है, उसको रिटन करना, और रिटन करके उसको रीडिंग करना। ये तीनों चीज आपको यहां पर सीखने को मिलेगी, और यही कारण है दोस्तों आपको तीनों लेवल यहां पर मेंटेन होंगे, ठीक है। पहली बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्पीच। बोलने का क्या मैकेनिज्म होता है, कौन कौन सा पार्ट यहाँ इन्वॉल्व होता है, और हम उसको कैसे जानेंगे, उसमें कौन कौन से एरिया हमारे ब्रेन के जो होते हैं दोस्तों। मैं आपको हालांकि पढ़ा चुका हूं, पॉइंट्स भी बता चुका हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन का कौन सा मैकेनिक एरिया होता है जो डायरेक्टली दोस्तों आपके स्पीच से जुड़ा होता है, स्पीच एरिया, ठीक है। पेरिफेरल स्पीच ऑपरेटर्स और सेंट्रल स्पीच ऑपरेटर्स की कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज के द्वारा दोस्तों स्पीच परफॉर्म्ड होती है। यानी आपकी बॉडी में ब्रेन के पेरिफेरल एरिया में और उसका सेंटर स्पीच एरिया जो होता है, जो सेंट्रल अपरेटस होता है, उसके कोऑर्डिनेशन के वर्क के माध्यम से, एक्टिविटीज के द्वारा जो स्पीच का परफॉर्मेंस होता है दोस्तों, उसे ही हम स्पीच का मैकेनिज्म कहते हैं। यानी अकेला एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं करता, ब्रेन का पेरिफेरल पार्ट प्लस सेंटर अपरेटस जो होता है स्पीच का, जो ब्रॉडमैन एरियाज में से जो मैंने पार्ट बताए थे आपको, वो सब मिलकर आपस में स्पीच को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। तो जो सेरिब्रल या सेंट्रल स्पीच एरिया ऑपरेटस होता है, वो क्या होता है दोस्तों, कहां पर होता है, कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल सेंटर में दोस्तों, याद करिए आप, ठीक है। सेंट्रल स्पीच ऑपरेटस में हायर सेंटर इंक्लूड होते हैं दोस्तों, और कौन कौन से, कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल सेंटर। जो कॉर्टिकल होते हैं, जो पर्टिकुलर सेरिबेलम कॉर्टेक्स होता है दोस्तों, ठीक है, तो वहां पर कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल सेंटर्स होते हैं जो आपस में मिलकर दोस्तों स्पीच के मैकेनिज्म को जनरेट करते हैं दोस्तों। तो जो पेरिफेरल स्पीच ऑपरेटर्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, पेरिफेरल स्पीच। याद रखिएगा, यहां से प्रोटोकॉल शुरू हो जाएगा। अगर आपने वास्तव में मेडिसिन पढ़ रखी है दोस्तों, तो आप मान के चलिए यूं आप चुटकी बजाते मेडिसिन को सिलेक्ट करोगे। पेरिफेरल स्पीच ऑपरेटस में जो भी पार्ट इंक्लूड होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, फेरिंग्स, माउथ, नेजल कैविटी, टंग और लिप्स। याद रखिएगा, फिर से एक बार बोल देता हूं, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, फेरिंग्स, माउथ, नेजल कैविटी, टंग और लिप्स, ये आपके पेरिफेरल स्पीच एपरेटस के सभी स्ट्रक्चर यहां पर रिलेटेड होते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट कर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं दोस्तों। आपको याद हो, जब आपको सर्दी होती है तो आपका साउंड कैसे बदल जाता है, कभी सोचा आपने, ठीक है ना, आपका साउंड बदल जाता है, बिल्कुल सर अलग ही लगता है, यार तेरे को सर्दी है, बोलते ही नहीं बन रहा, हाँ यार मुझे सर्दी है, बोलते ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसलिए जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, जो आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखोगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो मोटर एरिया होते हैं दोस्तों, जो वहां पर रिस्पेक्टिव मोटर एरियाज होता है दोस्तों, जो मोटर इन्फ्लुएंसेस को, मोटर इंपल्सेस को इन्फ्लुएंस करता है, वहां पर उत्पन्न करता है कि आप बोलिए, आप सोचिए, आप समझिए, और वो पर्टिकुलर फंक्शन के रूप में यहाँ पर स्पीच सेंटर को बोलता है आप बोलिए, तब जाकर आप बोलते हैं दोस्तों। अगर मान लो इस स्पीच सेंटर में कोई लीजन आ गया तो क्या करोगे आप, क्या बोल पाओगे, बिल्कुल नहीं। और यही कारण है दोस्तों, आपको याद रखना है कि कोई आदमी अगर स्पीच के मैकेनिज्म में गड़बड़ होता है तो आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, आपको लैरिंग्स को टेस्ट करना है, आपको साउंड बॉक्स को टेस्ट करना है, आपको फेरिंग्स को टेस्ट करना है, आपको माउथ को टेस्ट करना है, आपको नेजल कैविटी चेक करना है, आपको टंग चेक करना है, आपको लिप्स चेक करना है। वो क्यों दोस्तों, आपको लैरिंग्स इसलिए चेक करना है क्योंकि ये साउंड बॉक्स होता है। आपको अगर मोटी आवाज है, पतली आवाज है, तो कोई साउंड बॉक्स का जो एपिग्लॉटिस एरिया होता है, वहां पर दो पोर्शन होते हैं, एक अंदर के साइड बंद होता है, एक बाहर के साइड बंद होता है, वो सही है कि नहीं दोस्तों, पहला। दूसरा, फेरिंग्स में कोई सूजन तो नहीं है, फेरिंजाइटिस तो नहीं है दोस्तों,
ठीक है। तीसरा, माउथ में कोई अल्सर तो नहीं है, या माउथ में किसी प्रकार की कोई कैविटीज तो नहीं बन रही, या किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन तो नहीं है। नेजल कैविटी, कोई नेजल कैविटी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। नेजल एक बड़ा एक छोटा तो नहीं है, एक साइड मास तो नहीं बढ़ा हुआ है। नेजल पॉलिप या किसी भी प्रकार का दोस्तों वहां पर कोई कंडीशंस तो ऐसी नहीं है जिसके कारण आपको साउंड नहीं निकल रहा हो दोस्तों। टंग बैक साइड से मोटी है, पतली है, कैसी है, आगे जाकर कैसी हो रही, छोटी टंग है या बड़ी टंग है माउथ के हिसाब से, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूसरी बात, आपके लिप्स आपके बॉडी के हिसाब से पतले हैं या मोटे हैं, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका स्पीच एरिया जनरेट करता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रिस्पांस में रिस्पेक्टिव मोटर एरिया से मोटर इंपल्सेस के इन्फ्लुएंस के द्वारा वहां पर ये पूरे फंक्शन को जनरेट करता है। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्पीच का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहीं से आपका प्रोटोकॉल आपको पता लग जाएगा कि कौन से पार्ट में डिफेक्ट है। आप उसी पार्ट की मेडिसिन दे दीजिए, उसके फंक्शन को ठीक करिए, उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ तो उसी से रिलेटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस को आप दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखोगे इन सारे पार्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस में C2 और C13 ये दो मेडिसिन बहुत कॉमन होती है, लेकिन फंक्शनल मेडिसिन S5 को मत भूलिएगा, क्योंकि S5 ग्लैंडुलर जितने भी फंक्शन होते हैं उनको वहां पर ठीक करती है, उनको करेक्ट करती है दोस्तों। किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को 5th स्टेज में करेक्ट करने का काम करती है, इसीलिए वो चीज मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन जब आप पर्टिकुलर स्पीच के डेवलपमेंट की बात करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले स्टेज आती है स्पीच के डेवलपमेंट में। फर्स्ट स्टेज जो होती है ना दोस्तों, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बाहरी वातावरण में ऑब्जेक्ट के द्वारा विजुअल, टेक्टाइल, ऑडिटरी या अन्य सेंसेशन के द्वारा या उनके साथ में कंटेन वर्ड्स के एसोसिएशन होता है दोस्तों। यानी आप सबसे पहले देखोगे, समझोगे, सुनोगे, उसके बाद उस सेंसेशन के साथ कौन से वर्ड आप वहां पर सुन रहे हो या बोलने की कोशिश करोगे, उससे रिलेटेड टॉपिक पर आप बोलोगे दोस्तों। तो ये सारी चीज वहां पर एसोसिएशन होती है, यानी अन्य सेंसेशन के साथ वर्ड्स का एसोसिएशन मेमोरी के जैसे स्टोर होता है दोस्तों। और वो मेमोरी के जैसे स्टोर होने के कारण यदि आपने वो चीज पढ़ी होगी, यानी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, मैंने कई बार कहा है हमारे नई क्लास में बहुत सारे लोग इतने उत्सुक है, कुछ तो भी ट्रीटमेंट पूछा करते हैं, तो जब मैं डिसीज पूछता हूं तो केवल एक लाइन बता देते हैं, डिसीज क्या होती है कुछ नहीं आता। तो अब ऐसे मैं प्रोटोकॉल कैसे जनरेट करना बताऊं दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट होती है। अब आप लोगों को सब पता है तो मुझे बहुत इजी होता है आप लोगों को बताने का कि यहाँ पर जब वर्ड का एसोसिएशन मेमोरी के जैसे होता है, अर्थात आपने उस वर्ड का पहले कभी प्रयोग किया है, तो डेफिनेटली मान के चलिए आप जब स्पीच को मैकेनिज्म दोगे, आपने सुना है, देखा है, समझा है, उसको आप फटाफट वहां पर दे दोगे दोस्तों। बगैर स्पीच के, बगैर सोचे समझे आप कोई चीज बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे भी तो आपको भी नहीं पता रहेगा आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो दोस्तों, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सारा एसोसिएशन, कोऑर्डिनेशन मेमोरी के जैसे स्टोर्ड वाक्य से आपको वहां पर निकलता है दोस्तों। इसीलिए जब सेकंड स्टेज के लेवल पर जाओगे, स्पीच के डेवलपमेंट के दौरान न्यू न्यूरोनल सर्किट स्टैब्लिश हो जाता है दोस्तों, यानी एकदम नया न्यूरोनल सर्किट डेवलप हो जाएगा दोस्तों। यानी वो एक डेफिनेट मीनिंग के रूप में आप जब भी कुछ चीज बोलोगे, डेफिनेट मीनिंग के रूप में सर्टन वर्ड्स को दोस्तों वो अटैच करता है। और इसमें ऑडिटरी एरिया याद रखिएगा, ऑडिटरी एरिया मैंने आपको बताया था, अगर याद हो आपको दोस्तों, 41 जो 41 नंबर जो ऑडिटरी एरिया होता है दोस्तों, और जो आर्टिकुलेशन के मसल्स के लिए मोटर एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकास एरिया 44, इनके बीच में पाथवे बन जाता है। और ये पाथवे अर्थात आप केवल इतना याद रखिए, 41 नंबर पार्ट और 44 नंबर पार्ट के बीच जो पाथवे स्टेब्लिश होता है, ये पाथवे हमारे स्पीच को जनरेट कराता है, अर्थात एक मेमोरी और एक वहां से स्टोर मेमोरी को स्पीच कराने का एरिया स्पीच में जब हेल्प करेगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, याद रखिएगा, चाइल्ड लर्नड वर्ड को फॉर्मुलेट और प्रोनाउंस करने में उसको बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लेता है। आप देखो, क्या आप बच्चे को सिखाने जाते हो, ठीक है, कई बार बच्चे ऐसा जवाब दे देते हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा, और आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि बच्चा इतना अच्छा जवाब दे देगा, ठीक है, और वो जवाब दे देता है आपको। तो वो क्यों देता है? क्योंकि वहां पर उसके जो पाथवे है ना, जो स्पीच में जो मदद करता है, वो चाइल्ड में जो लर्नड वर्ड्स होते हैं, जो उसने सुना होगा कहीं ना कहीं, उसको वो फॉर्मुलेट कर लेता है, उसको प्रोनाउंस करता है और उसको प्रोनाउंस करने का अटेम्प्ट करता है दोस्तों। माँ, बाबा, पापा, चाचा, काका, ठीक है, ये चीज, भैया, भाई, ये जो शब्द होते हैं ना, वो सुनता रहता है,
और इसीलिए उसको चाइल्ड रन करके दोस्तों उसको वर्ड को अपने मेमोराइजेशन में रख लेता, और जब बोलना होता है धीरे धीरे आप देखते हो, ऐसे ही पैदा होते के साथ माँ थोड़ी बोल देगा, थोड़ा सा समय लगेगा। और जब डेवलपमेंट होगा, जब हम लोग उसको सिखाते हैं कि भाई ये हो गया, मैं माँ माँ बाबा बाबा, तो वो समझने की कोशिश करता है ये माँ है ये बाबा है। जो टच में रहता है उनको बहुत जल्दी जान लेता है, और वो जो लर्न की प्रोसेस होती है ना, वो इसी प्रकार से फॉर्मुलेशन को प्रोनाउंस करके वहां पर एक्सप्लेनेशन करता है। इसी हम स्पीच एरिया कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जब स्पीच का डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों, तो जो कॉर्टिकल एरिया का रोल होता है, जो कॉर्टिकल एरिया होता है हमारे बॉडी में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कॉर्टिकल एरिया क्या होता है दोस्तों, आपको सीधा जाना पड़ेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में स्पीच के डेवलपमेंट के 3 इंपॉर्टेंट एरियाज के इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी उनके आपस में मिलने के बाद ही आपका स्पीच जनरेट होता है। मैं आपको बता चुका हूं एरिया दोस्तों। एक एरिया होता है वर्निक्स एरिया, दूसरा होता है ब्रोकाज एरिया, और तीसरा होता है मोटर एरिया। ठीक है, ये तीनों कमांड करते हैं, और तीनों के कोऑर्डिनेशन के साथ, तीनों के इंटीग्रेशन के साथ में वहां पर सारे फंक्शंस जनरेट होते हैं दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब रोल ऑफ वर्निक्स एरिया होता है, तो यहां पर दोस्तों आप स्पीच को अंडरस्टैंडिंग करते हो दोस्तों। आप किसी भी प्रकार की स्पीच को अंडरस्टैंडिंग करने का काम करते हो दोस्तों। यानी टेम्पोरल लोब के अपर पार्ट में सिचुएटेड जितने भी वर्निक्स एरिया होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो वर्निक्स एरिया होते हैं उसमें प्रारंभ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर होता है दोस्तों। यानी मैं क्या बोलने वाला हूं उसका अंडरस्टैंड हम पहले करते हैं, क्या आज मैं क्या बोलूंगा, उसको अंडरस्टैंडिंग करने की प्रोसेस शुरू होती है। और ये फाइबर्स को ब्रोकास एरिया को एक्ट्रैक्ट, जिसे हम दोस्तों आर्क्यूएट फेसिकुलस कहते हैं, उसके थ्रू वहां पर सेंड करता है कि बॉस आज मैं ये बात बोलने वाला हूं, आप देख लो। वर्निक्स एरिया, उसके बाद में ब्रोकास एरिया को एक्ट्रैक्ट मिलेगा जिसको आर्क्यूएट फेसिकुलस कहते हैं दोस्तों, उसके थ्रू ये पूरा सेंसेशन सेंड करता है। वर्निक्स एरिया विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमने पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, तो वर्निक्स एरिया किसके काम करेगा, विजुअल मतलब देखना, और ऑडिटरी मतलब कान से सुनने वाले इंफॉर्मेशन के अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों जो वर्ड के प्रोडक्शन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, उसी के लिए यहाँ पर ये काम करता है। यानी हम उसी प्रकार के वर्ड जो हमने पहले सुने हैं और हमको वहां पर समझ में आए थे, वही चीज अगर हम आगे बोलेंगे, तो हम जब स्पीच की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हम जानते हैं, हमारे ब्रेन में वो स्टोर के मेमोराइजेशन रिकॉल होने लगेगा, और जो वर्ड के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगा वो प्रोडक्शन बाहर आ जाएगा दोस्तों। यानी वर्ड के अंडरस्टैंडिंग के बाद ये ब्रोकर एरिया को या ब्रोकर्स एरिया को इंफॉर्मेशन को सेंड करता है कि हाँ साहब ये वर्ड मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे ये बोलना है। ठीक है, वो माइंड में वहां पर 1 बाय 1 जमते हैं। ठीक है, और 1 बाय 1 जमने के बाद में जिस प्रकार से आपको वर्ड की स्पीच देना है, वो सारी स्पीच वहां पर जनरेट होती है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं दोस्तों। मैं केवल पॉइंट्स लिख के रखता हूं, मुझे आपको क्या बताना है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करना शुरू करता हूं, तो बहुत सारी चीजें अंदर से निकल आती है। जो लिखा नहीं है वो अंदर से आ जाता है, क्योंकि पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ नहीं रहता तो मैं भी बस इधर उधर की बातें सुनाता जो हम दूसरी जगह देखते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। दूसरी बात, आपने ये देख लिया कि वर्निक्स एरिया क्या काम कर रहा है दोस्तों। अगर हम ब्रोकास एरिया की बात करें दोस्तों, तो स्पीच के सिंथेसिस में, यानी स्पीच को बनाने में आपका ब्रोकास एरिया का बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों। ब्रोकास एरिया में स्पीच को सिंथेसिस किया जाता है दोस्तों, और ये मोटर एरिया के एडजेसेंट सिचुएटेड होता है। जो मोटर एरिया होता है उसके जस्ट पास में सिचुएटेड होता है। जो अब याद रखिए यहां से शुरू हो रहा है दोस्तों, जो तोतले बोलते हैं और जो कंडीशन क्रिएट करते हैं ना, यहां से समझिएगा। जो मोटर एरिया होता है वो ब्रोकास एरिया के एडजेसेंट बिल्कुल पास में होता है। ये क्या करता है, जो टंग, जो लिप्स, जो लैरिंग्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप बोलते हैं ना प म च ट अ, आप बोल के देखिए, आपको समझ में आएगा कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हो रहे बोलने में दोस्तों। ठीक है, तो जो टंग, लिप्स और लैरिंग्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, जो कि आपके स्पीच के लिए नेसेसरी होता है। क्यों होता है,
क्योंकि सारे वर्ड्स इसी के माध्यम से जनरेट होते हैं और इन्हीं मसल्स के, इन्हीं ऑर्गन्स के मूवमेंट के कारण जनरेट होते हैं। अगर हमें इन ऑर्गन में से अर्थात टंग, लिप्स और लैरिंग्स के मूवमेंट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप मान के चलिएगा आपके बोलने में भी आपको वहां पर डिफिकल्टीज होगी। कई लोग देखते हैं तो कई लोग कैसे ना दबा के बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं, चल रहा, मतलब कैसे दबा के बोलता है। कोई वर्ड स्ट्रांग हो जाता है, कोई वर्ग मतलब वर्ड जो होता है स्मॉल हो जाता है, छोटे आवाज आती है, कोई भारी शब्द निकलता, कोई छोटा निकलता। तो ये इन्हीं ऑर्गन में से किसी ऑर्गन में डिफेक्ट के कारण होता है दोस्तों। इसीलिए हमें यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना है। जो स्पीच के लिए नेसेसरी है वो यही 3 मेन है दोस्तों। इसीलिए इंफॉर्मेशन के रिसीविंग के द्वारा जो वर्निक एरिया से वर्ड के प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर कंडीशन होती है वो वहां पर पूरी हो जाती है और ब्रोकास एरिया में मोटर एक्टिविटी के पैटर्न को डेवलप करने का काम करती है। यानी वर्निक एरिया में सारा उसका विस्तार से इंटीग्रेशन हुआ, वहां से मैसेज ब्रोकास एरिया में गया, ब्रोकास एरिया में एक्टिविटी को जनरेट किया गया, उसके पैटर्न को डेवलप किया गया कि कैसे बोलना है, और उसके बाद में दोस्तों जो वर्ड को वर्बलाइज करके उसके वर्बलाइज के लिए रिक्वायर्ड होता है दोस्तों, वो मोटर एक्टिविटी का पैटर्न मोटर एरिया को वो सेंड करता है। यानी यहां पर वर्ड को सिलेक्ट कर लिया गया, अब उसको वर्ब के रूप में, बोलने के रूप में आपको रिक्वायर्ड के लिए जो प्रोसेस होती है उसके लिए यहां से सेंसेशन कहां भेज दिया जाता है, मोटर एक्टिविटी का पैटर्न मोटर एरिया को सेंड कर दिया जाता है दोस्तों। अब यहां से शुरू होता है रोल ऑफ मोटर एरिया, यानी पेरिफेरल स्पीच एपरेटस का एक्टिवेशन होना दोस्तों। जो पेरिफेरल स्पीच एरिया होता है उसके स्पीच एपरेटस को एक्टिवेट कर दिया जाता है दोस्तों। यानी यहां से शुरू होता है दोस्तों ब्रोकास एरिया से एक्टिविटीज के पैटर्न से रिसीविंग के द्वारा मोटर एरिया पेरिफेरल स्पीच अपरेटस को एक्टिवेट करता है दोस्तों। और जैसे पेरिफेरल स्पीच अपरेटस एक्टिवेट होगा, ये टंग, लिप्स, लैरिंग्स स्पीच के लिए यहां पर रिक्वायर्ड होता है, उनको ये जनरेट करता है, उनको मतलब वहां पर स्टिमुलेशन करता है और इसी के मूवमेंट के इनिशिएशन के प्रारंभ में दोस्तों ये पूरा परिणाम आपको देखने को मिलता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो वर्ब के रूप में, वर्बल प्रोटोकॉल या वर्ड के रूप में आप वहां पर सुन रहे हो दोस्तों। ये पूरी प्रोसेस इसी लेवल पर जनरेट हो रही है। बाद में जब चाइल्ड पढ़ने को लर्न करता है, मतलब किसी भी चीज को पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो क्या करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है, तो सीखेगा कैसे दोस्तों? कोई चीज आपने लिखी हुई है, आप उसको पढ़ना है, आप उसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? अनार का, आम का, इस तरह से बार बार कराया जाता है ना। ये क्या होता है? ये लर्निंग एबिलिटी को जागृत किया जाता है। लेकिन उससे कहां से सुनाई देता है? ऑडिटरी स्पीच विजुअल सिंबल के एसोसिएशन के साथ में, यानी एरिया 18 के साथ में। जो एरिया 18 होता है उसके साथ में पूरी प्रोसेस को जनरेट किया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहां पर इसके साथ ऑडिटरी एरिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। इसके बाद ऑडिटरी और विजुअल एरिया के साथ हैंड के मसल्स, देखो मैं आपको बता रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, तो हैंड के मसल्स के मोटर एरिया का एक एसोसिएशन होता है दोस्तों। यानी यहां पर जैसे मैं उंगली करके बता रहा हूं, एक हैंड के मसल्स का एसोसिएशन होता है और वो इंडिकेट करता है कि चाइल्ड ऑडिटरी और विजुअल इंप्रेशन को रिटन वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस करने में एबल हो चुका है दोस्तों। यानी आप जो बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हो, उसको रिटन कर रहे हो, ये बच्चे को हम जो सिखाते हैं तो वो धीरे धीरे करके रिटन की एक्टिविटी सबसे पहले समझना चालू करता है। पहले सुनेगा, फिर समझेगा और फिर उसको रिटर्न करेगा और रिटर्न करके पढ़ेगा, बोलने का काम करेगा दोस्तों। यानी आप जब तक प्रैक्टिकल में भी मैन परफेक्ट नहीं कराएंगे तब तक वो प्रोसेस जनरेट होगी नहीं। तो इसी के लिए जब कोई तोतला बोलता है या जो कोई कंडीशन क्रिएट होती है तो हमें उसको लगातार प्रैक्टिसिंग कराना पड़ता है। और लगातार प्रैक्टिसिंग के दौरान हम लोग देखते हैं कि इसके लिप्स में, इसके टंग में, इसके लैरिंग्स में, इसके फेरिंग्स में, कहां पर लिप्स में कौन सी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोगों का पूरा प्रोटोकॉल जनरेट होता है। तो ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलर मैंने प्रोटोकॉल के सिलेक्शन की वजह से बताया, नहीं तो कोई मकसद नहीं है मेरा आपको बोर करने का। ये वो चीज होती है जहां से आप हर प्रकार के कंडीशन को जनरेट करोगे। अब ये तो ऑर्गेनिक की बात हो गई। अब अगर हम नर्वाइन बात करें दोस्तों, तो यानी स्पीच का कंट्रोल अगर नर्वस करें तो कैसे कर सकते हो दोस्तों आप? स्पीच का जितना भी इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, जितना भी इंटीग्रेटेड होता है वो वेल कंट्रोल या कोऑर्डिनेटेड मोटर फिनोमिना होता है दोस्तों।
अब आपको समझ में आ गया होगा S5 क्यों बताया, करेक्ट। तो यहां पर जो वेल कोऑर्डिनेटेड मोटर फिनोमिना होता है, इसलिए हमारी कोई भी प्रोटोकॉल जब आप ऑर्गन के हिसाब से सिलेक्ट करोगे वहां पर S5 जरूर होना चाहिए, क्योंकि मोटर नर्व पे काम करने वाली S5 एकमात्र और बहुत सुलझी हुई मेडिसिन होती है। इसीलिए स्पीच के मैकेनिज्म में कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल एरिया के बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कोई ब्रेन में कोई एक पार्ट तो है नहीं, बहुत सारे पार्ट है। ब्रॉडमैन एरियाज में जाओगे तो आप देखो कितने पार्ट है। तो इन कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल एरियाज के बहुत सारे पार्ट यहां पर दोस्तों स्पीच के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसीलिए दोस्तों जब सब कॉर्टिकल एरिया जो स्पीच के साथ कंसर्न होता है, दोस्तों याद रखिएगा, जो सब कॉर्टिकल एरियाज होता है जो स्पीच के साथ कंसर्न होता है दोस्तों, जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर के, जो मेन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है डोमिनेंट हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं दोस्तों, जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर के कॉर्टिकल एरिया के द्वारा कंट्रोल होता है दोस्तों। अब डोमिनेंसी क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है लगभग 90% ह्यूमन बींग्स में लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंस करता है दोस्तों। यदि फंक्शनली वो डोमिनेंट है तो आप ऐसे पेशेंट को देखोगे वो राइट हैंडेड होगा। मैंने बताया था आपको पहले भी दोस्तों कि जो व्यक्ति राइट हैंडेड होता है उनमें से 95% दोस्तों लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसका डोमिनेंसी क्रिएट करता है, उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो जब ये एरिया आपको समझ में आ गया तो उम्मीद है आपको वो प्रोटोकॉल समझ में आ गया जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम नर्वाइन की बात किया है तो दोस्तों जब राइट साइडेड आदमी है, आप लेफ्ट साइड में डोमिनेंसी है, तो आप बताइए मुझे लेफ्ट साइड में आप क्या अप्लाई करोगे दोस्तों, कौन सी रेमेडी अप्लाई करोगे? बिल्कुल सही सर, यही चीज हमको क्लियर समझ में आना चाहिए कि यहां पर इस रोल में वाई का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट होगा। अगर लेफ्ट हैंडेड है और राइट में अगर प्रॉब्लम हो रही तो कौन सा एरिया होगा दोस्तों, कौन सी रेमेडी होगी? बिल्कुल करेक्ट। तो मुकेश सर आपको बहुत क्लियर है, मैं आपको बधाई देता हूं, आप बहुत सही जा रहे हो। यही चीजें अगर हम इस प्रकार के प्रोटोकॉल को जनरेट करते हैं, हमको क्लियर कट पता है कि अगर किसी प्रकार का स्पीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट, आप पूछिए पेशेंट से राइट हैंडेड हो कि लेफ्ट हैंडेड हो। अगर पेशेंट बोलता है नहीं साहब मैं राइट हैंडेड हूं, आप मान के चलिए लेफ्ट हैंडेड को आपको कंट्रोल करना है, अर्थात वाई का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल आपको नजर आएगा, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। आपको जो अच्छा लगता है वहां पर दे सकते हो दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए ये चीजें आपको मेरे को बताने का था, मैंने बताया दोस्तों। जब आप स्पीच के कॉर्टिकल एरिया की बात करते हो तो बहुत सारे कंसर्न होते हैं दोस्तों, बहुत सारे एरिया इससे कंसर्न होते हैं। एक होता है मोटर एरिया, एक होता है सेंसरी एरिया, एक होता है वर्निक्स एरिया। ये तीनों एरिया कहीं ना कहीं वहां से जुड़े होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, फर्स्ट ऑडिटरी एरिया, याद है आपको? तो दोस्तों यहां पर जो स्पीच के साथ मोटर एरियाज कंसर्न होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा था? ब्रोकाज एरिया दोस्तों। जब हम ब्रोकाज एरिया की बात करते हैं तो ये वो चीज है, अगर आपको इस प्रकार के केसेस आते हैं और ब्रेन को स्टिमुलेशन देना, तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को याद हो मैंने फोरहेड पर ऑयल बनाना बताया था, याद आया आपको? ठीक है, मैंने कहा था कभी कभी वाई भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वो वाई क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यानी जब आप A2, F2, C5, WY का प्रयोग करते हो, ऐसे केसेस में आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। यानी ब्रोकाज एरिया को हम स्पीच सेंटर के नाम से जानते हैं। ऐसा तो है नहीं सिर को फाड़ के अंदर मेडिसिन डाल देंगे आप, ठीक है ना। तो मोटर स्पीच एरिया या लोअर फ्रंटल एरिया जो होता है दोस्तों, वो भी इसको कहा जाता है। अगर आप 44 और 45 एरियाज में इनको देखेंगे, दोनों इंक्लूड होता है। अब आपको अगर इन एरियाज को स्टिमुलेशन कराना है, अभी जैसे हमारे एक डॉक्टर ने कल कहा था कि ब्लड प्रेशर में S12 का 30 लिया और मुझे बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट। मैं कल रात को 1:30 बजे तक मैंने सर्च किया, देखा कि भाई ये कहां से कैसे हो रहा। मुझे एक ही चीज मिली, ऑडिटरी जो ऑप्टिक ट्रैक होता है वहां पर ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेस होती है, उन ब्रांचेस के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से वहां पर हाइपोथैलेमस में ब्लड आपके किडनी के लेवल पर दोनों रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम को भी स्टिमुलेशन मिल रहा है और आपके बॉडी में रिलैक्स यानी ब्रेन को रिलैक्सेशन भी मिला। इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। ये बहुत मतलब हम लोगों के लिए बहुत अप्रोच बड़ी चीज है कि देखो S12 ने बीपी डाउन कर दिया, यानी S12 का काम आपने देखा कहां पर कहां हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जब आप फोरहेड पर अप्लाई करोगे तो एरिया नंबर 45 और 44 को आप इंक्लूड कर रहे हो, और इसीलिए ये एरिया दोस्तों
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के लेटरल सरफेस के लोअर पार्ट में सिचुएटेड होता है। ये प्री फ्रंटल, यहां पर लेटरल पार्ट, इसके जस्ट नीचे, यानी कान के ऊपर से आप उंगली करिए आंखों की तरफ, यहां पर जनरेट होता है दोस्तों। और इसका सीधा संबंध ऑप्टिकल ट्रैक और ऑल्फैक्ट आपके ऑडिटरी ट्रैक के लेवल पर देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों ब्रोकाज एरिया विजुअलाइजेशन, याद रखिएगा, वोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, अर्थात स्ट्रक्चर के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी मैंने स्ट्रक्चर आपको भी बताया कि स्पीच में स्ट्रक्चर पार्ट लेते हैं, उनके मूवमेंट में भाग लेता है, यानी टंग, लिप्स और लैरिंग्स को डायरेक्ट कंट्रोल करता है दोस्तों। यदि आपको ऐसा लगता है, आप इस प्रकार का प्रोटोकॉल बना के फोरहेड पर हेयर को जब अप्लाई कराते हो, तो आपका एक से दो मकसद है। एक, आप कूलिंग इफेक्ट डाल रहे हो, और दूसरा इफेक्ट डाल रहे हो दोस्तों, आप लैरिंग्स, टंग्स और लिप्स को डायरेक्टली इसी प्रोसेस के माध्यम से वोकलाइजेशन में इन्वॉल्व जितने स्ट्रक्चर होते हो उनको ब्रोकाज एरिया के माध्यम से 44 और 45 पॉइंट के इंक्लूड करके दोस्तों आप डायरेक्टली वहां पर उस अप्रोच को जनरेट कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों आपको यहां पर डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि अपर फ्रंटल मोटर एरिया, यहां पर अपर फ्रंटल मोटर एरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो अपर फ्रंटल मोटर एरिया सेरिब्रल हेमिस्फीयर के मीडियल सरफेस के ऊपर पैरासेंट्रल गायरस में सिचुएटेड होता है। ये रीजन दोस्तों, ये रीजन पर डायरेक्टली हम लोगों को डिसिसिव होता है दोस्तों। ये राइटिंग में इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में कंट्रोल का काम करता है। अब आप देखिए दोस्तों, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि यहां पर डायरेक्टली वो उसको बोलने के लिए था। अब हमने देखा कि ये जो सेंट्रल में प्री फ्रंटल अपर मोटर एरिया होता है, जो बिल्कुल सेंटर से गुजरता है, उस सेंटर पॉइंट में राइटिंग में इन्वॉल्व होता है दोस्तों। यानी जितने भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप फार्मूला नोट कर रहे हो, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा इस मिडिल अपर फ्रंटल मोटर एरिया के माध्यम से जनरेट होगा दोस्तों। तो जब हमको ये सारी चीजें पता है, हम A2 F2 या F2 W को जब फोरहेड पर अप्लाई करते हैं, देखो कितनी शांति मिलती, नींद आ जाती, ठीक है। तो आप कहाँ नींद को ला रहे हो, कोई एरिया होगा ना, उसी एरिया को स्टिमुलेट कर रहे हो ना। तो आप जब पूरे ब्रेन के ऊपर, हेड पे, स्काल्प पे अगर अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, पूरे एरियाज, इवन जो ऑयल है धीरे धीरे टेम्पोरल में भी जाएगा, धीरे धीरे ऑक्सीपिटल में जाएगा, धीरे धीरे पैराइटल में भी जाएगा। आप देखो यहाँ पर ये फ्रंटल में भी निकल के आ रहा तेल, ठीक है। और मैं हमेशा बहुत ज्यादा बोलता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा रात को ठंडा ठंडा कूल कूल जरूर कर लगाता हूँ दोस्तों। और हमेशा मुझे लगाने के आधे घंटे के अंदर नींद आ जाती है। ये मेरा बहुत बड़ा, मतलब मैं 10-12 साल से इस ऑयल का प्रयोग कर रहा हूं। तो धीरे धीरे मैंने बाद में A2C5 इसमें ऐड किया। पहले मैं F2W और Y को इस्तेमाल करता था, धीरे धीरे मैंने A2 और C5 को भी इस्तेमाल कर लिया। तो मेरे हेड में इतना कूलिंग होता है, ब्लड का कंजेशन नहीं होता कभी भी, और इतना शांति प्रतीत होता है दोस्तों। आप डेली जो तेल लगाते हो, उस तेल में आप केवल A2, F2, C5, W और Y के 5-5 ड्रॉप डाल लेना, ओनली 5 ड्रॉप इच। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टोटल नेगेटिव। हमको कोई डिसीज थोड़ी है, हम तो नेगेटिव नर्वाइन को इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं, हमारे पूरे ब्रेन के लेवल को इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं। आपको कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, आपको कभी भी एग्रावेशन नहीं होगा, आपको कभी भी कंजेशन नहीं होगा, आपको कभी भी ब्रेन में इनकोऑर्डिनेशन, जाएंगे तो अपन एक बार में जाएंगे, लेकिन आपका कभी भी अनकोऑर्डिनेशन या इनकोऑर्डिनेशन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आप यूज करके देखिएगा दोस्तों। जब स्पीच के साथ जो सेंसरी एरिया कंसर्न होता है दोस्तों, वो आपको 3 एरिया देखने को मिलेंगे, और ये तीनों एरिया वहां पर सेंसरी एरिया के रूप में आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। पहला एरिया होता है दोस्तों सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, यानी आप जब यहां से इयरिंग कर सुन रहे हो तो ये सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया होता है, या जिसको ऑडियो साइकिक एरिया, ठीक है, ऑडियो साइकिक एरिया कहते हैं, यानी आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर एरिया नंबर 22, ये डायरेक्टली इंक्लूड होता है। और ये दोस्तों आपके सुपीरियर टेम्पोरल, ये जो है आपका टेम्पोरल पार्ट, सुपीरियर टेम्पोरल पार्ट में सिचुएटेड होता है। और ये क्या करता है, ऑडिटरी सेंसेशन के इंटरप्रिटेशन के साथ और स्पोकन वर्ड की मेमोरीज को स्टोरेज के साथ कंसर्न होता है दोस्तों। यानी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, बहुत सारी चीजें ऊपर से जाएगी जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डायरेक्टली आपके इसी ऑडिटरी सेंसेशन के इंटरप्रिटेशन के साथ जो स्पोकन वर्ड्स है, उसकी जो मेमोरीज है वो स्टोर हो जाएगी दोस्तों। और उसी के साथ सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया वहां पर कंसर्न रहता है दोस्तों।
इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस ऑयल को फोरहेड के लेवल पर लगाते हो, रिलैक्स का रहता है, और जब बॉडी का माइंड आप रिलैक्स रखोगे तो आपकी हर चीज वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वही माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर हमने हमारी माइंड को स्थिर नहीं रखा, हम हर चीज को गलत फैसले लेंगे। अगर हमारे माइंड में बहुत ज्यादा ब्लड का कंजेशन हुआ, हमारा बहुत सारा नुकसान होगा। इसीलिए आप आपके माइंड को स्थिर रखिए, शांत रखिए, तब देखिए आपका हर वो काम जो दूसरे दिन आप करने के सोचते हो, आप देखिए 101% आपको उसका रिजल्ट आपको एक अलग पॉजिटिव अप्रोच में ही देखने को मिलेगा, जो डेली प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं दोस्तों। सेकेंडरी विजुअल एरिया, अभी हमने देखा सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, इसी प्रकार से सेकेंडरी विजुअल एरिया होता है दोस्तों, एरिया नंबर 18। तो दोस्तों सेकेंडरी विजुअल एरिया जो विजुअल साइकिक एरिया होता है, जो एरिया नंबर 18 होता है दोस्तों, वो इसमें इंक्लूड होता है। और ये पैराइटल कॉर्टेक्स, आप जब जाओगे दोस्तों, ये पैराइटल कॉर्टेक्स के जो एंगुलर गायरस में प्रेजेंट रहता है। और ये एरिया दोस्तों विजुअल सेंसेशन के इंटरप्रिटेशन के साथ और विजुअल सिंबल्स को मेमोरीज के रूप में स्टोर के साथ कंसर्न रहता है। अर्थात आप जो देख रहे हो, मैं आपको जो बोल रहा हूं, वो मुझे देखकर आप सुन रहे हो, वो डायरेक्टली देखने के साथ ही आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट रूप में सुन रहे हो, और अगर आप पेशेंट देख रहे हो, आप टीवी देख के सुन रहे हो, आप दूसरे कोई से बात करते हुए सुन रहे हो, वो मेमोराइज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो बातें आपकी इंटरप्रिटेट करेगी, उसको वहां पर प्रभावित करेगी। और अगर आप विजुअल सिंबल्स जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जो आप मेरी एक्टिविटी से आप देख रहे हो, उसकी मेमोरीज को स्टोर करने के साथ वहां पर सेकेंडरी विजुअल एरिया कंसर्न करता है दोस्तों। इसीलिए तीसरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा वर्निक्स एरिया दोस्तों। जब आप वर्निक्स एरिया में जाते हो तो टेम्पोरल लोब के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है दोस्तों। ये जो टेम्पोरल लोब है, इस टेम्पोरल लोब के दोस्तों अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है, और ये एरिया ऑडिटरी सेंसेशन में इंटरप्रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। आप क्या सुन रहे हो, वास्तव में सही सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? नहीं सुनोगे तो आप बोलोगे सर साउंड नहीं आ रहा, साउंड बढ़ाइए, साउंड नहीं आ रहा, ठीक है। और जब आप सुन रहे हो तो आपको क्लियरली इंटरप्रिटेशन के लिए वहां पर ये वर्निक्स एरिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों। ये आपके स्पीच में भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि आपने जो सुना, कई बार वही चीज आप दोहराते हो दोस्तों। इसीलिए ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो भी चीज मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, उसको पूरा वर्निक्स एरिया उसको इंटरप्रिटेट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और अंडरस्टैंडिंग करके एक एक वर्ड के बारे में ब्रोकाज एरिया को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है कि ये डॉक्टर ये बता रहा है, मैं ये सुन रहा हूं, आप इसको आप देखो क्या है, आपको स्टोर करना है, बिल्कुल स्टोर करो। तो यहां पर इसकी किसी भी वर्ड के बारे में ब्रोकाज एरिया को यहां पर इंफॉर्मेशन सेंड करने का काम करता है, वो है वर्निक्स एरिया दोस्तों। तो वर्निक्स एरिया पहले करेगा, ब्रोकाज एरिया में भेजेगा, और देन मोटर एरिया के माध्यम से पूरा चैनल वहां पर जनरेट करेगा और उसी प्रकार की एक्टिविटी जनरेट करेगा। उम्मीद है दोस्तों ये जो स्पीच की थ्योरी थी बोलने की, आपको समझ में आई होगी, उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब यहां से हमारा चालू होता है अप्लाइड फिजियोलॉजी, यानी हम क्या जाने, हमने क्या जाना उसको अब प्रूव करने का। डिसऑर्डर ऑफ स्पीच, स्पीच के डिसऑर्डर क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता चल गया। स्पीच कोई एक वर्ड से जनरेट नहीं हो रहा, एक पार्ट से जनरेट नहीं हो रहा, कई कोऑर्डिनेशन के बाद में वहां पर स्पीच का जनरेशन हो रहा है दोस्तों। तो स्पीच डिसऑर्डर एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, याद रखिएगा दोस्तों इस बात को, जो डिस्टर्ब्ड स्पीच के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। आप कैसे जानोगे कि यहाँ पर स्पीच डिसऑर्डर है? डिस्टर्ब्ड होगा, या तो रुक रुक के बोलेगा, या आधा वर्ड चबा जाएगा, खा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तूतला बोलेगा। और ये जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये स्पीच डिसऑर्डर के रूप में कैरेक्टराइज होती है। और अगर आप देखा जाए तो टेबल प्रैक्टिस में आपको 4 चीज मिलेगी। 4 टाइप का होता है दोस्तों। एक होता है हमने जो पढ़ा था एफेजिया, अब हम इसको जब डिटेल पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एफेजिया। दूसरा होता है डिसेर्थ्रिया या एनर्थ्रिया। डिसेर्थ्रिया, स्पेलिंग देखिएगा आप, DYSARTHRIA, डिसेर्थ्रिया, या एनर्थ्रिया, ANARTHRIA, एनर्थ्रिया। और तीसरा होता है डिस्फोनिया। फोन में आवाज ही नहीं आ रही, डिस्फोनिया, फोन में आवाज नहीं आ रही, डिस्फोनिया, ठीक है। और स्टैमरिंग, तुतलाना, स्टैमरिंग, रुक रुक के बोलना,
ठीक है, ये 4 कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों एफेजिया से। आप याद रखिएगा, मैं आपको एफेजिया बता चुका हूं, पूरे प्रोटोकॉल बता चुका हूं, प्रोटोकॉल्स नहीं बताऊंगा, केवल आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड के लेवल पर क्या अंदर हो रहा है दोस्तों। एफेजिया ब्रेन डैमेज के कारण, याद रखिएगा फिर से बोल रहा हूं, एफेजिया ब्रेन डैमेज के कारण स्पीच के इंपेयरमेंट या लॉस के जैसे डिफाइंड होता है दोस्तों। यानी आप स्पीच का इंपेयरमेंट हो रहा है या स्पीच का लॉस ही हो रहा है, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, मान लो कोई आदमी गिर गया, गिरने के बाद सिर में चोट लगी, और मान लो ये एरिया जो हमने कोऑर्डिनेटेड एरियाज बताया, वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया, मोटर एरिया, या मान लो ब्रेन में पूरा सेरिब्रल कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल रीजन में कहीं ना कहीं लीजन हो गया, और लीजन के कारण दोस्तों जब आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो बोलने की लेकिन आप बोल नहीं कर पा रहे हो, आपको जीवान में लैरिंक्स से ट्रेकिया, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, उसको हम एफेजिया कहते हैं दोस्तों। एक ग्रीक वर्ड है और एफेजिया का मतलब होता है विदाउट स्पीच, गूंगा हो जाना। ठीक है, ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर होता है दोस्तों, ये हमारे द्वारा, हमारी गलती के द्वारा डेवलप होता है, इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक होता तो हम बोलते हैं कि माँ बाप से आया, एक्वायर्ड मतलब हमारे स्वयं के द्वारा उत्पन्न होता है। और स्पीच के डेवलपमेंट डिसऑर्डर या अन्य स्पीच डिसऑर्डर जैसे डिस्थेरिनिया या उससे बहुत अलग होता है, यानी डिसेर्थ्रिया जो हमने देखा उससे बहुत डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है दोस्तों, इसीलिए हम बहुत इजीली इनको डिफरेंशिएट करते हैं। एफेजिया जो होता है दोस्तों, आर्टिकुलेशन के मसल्स के पैरालिसिस के कारण बिल्कुल नहीं होता, याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं। कई मेरे सीनियर दोस्तों को मैंने जब पूछा कि आप एफेजिया का ट्रीटमेंट पूछ रहे हो, आप मुझे बताइए एफेजिया क्या होता है, तो बोलते हैं आर्टिकुलेशन के मसल्स का पैरालिसिस हो जाना। दोस्तों आर्टिकुलेशन के मसल्स के पैरालिसिस के कारण कभी भी एफेजिया नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये स्पीच सेंटर के डैमेज के कारण होता है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, स्पीच सेंटर जो है उसकी डैमेज के कारण ही आपको एफेजिया डेवलप होगा, न कि यहाँ की मसल्स के पैरालिसिस के कारण। याद रखिएगा मेरी इस बात को, आप उसके बाद में भी अटक अटक के बोल सकते हो पैरालिसिस के लेवल पर, लेकिन एफेजिया जब ब्रेन के लेवल पर होता है आपका वर्ड ही नहीं निकलेगा, आप वर्ड ही नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। जबकि पैरालिसिस में आप अटक अटक, आप देखो बोलने की कोशिश करता है पैरालिसिस वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पर खास तौर से इसके कोऑर्डिनेशन के रूप में समझ के चलना है दोस्तों। स्पीच सेंटर का जो डैमेज होता है ना दोस्तों, वो एक्सप्रेशन को इंपेयर कर देता है दोस्तों, जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को इंपेयर करता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों स्पोकन वर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग होता है, आप जो बोल रहे हो उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये रीडिंग और राइटिंग को भी अफेक्टेड कर देता है दोस्तों, यानी अगर स्पीच सेंटर का डैमेज हुआ तो एक्सप्रेशन को इंपेयर कर देगा, यानी आप जो एक्सप्रेशन दे रहे हो वो आपके समझ में सामने वाले की आएगी नहीं दोस्तों। जो स्पोकन वर्ड है उसका अंडरस्टैंडिंग तो होता है, यानी आप जो बोल रहे हो उसको ये लग रहा है कि हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, और हमारे वर्ड उसको सब समझ में आते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों रीडिंग और राइटिंग को भी वो अफेक्ट कर देता है दोस्तों, यानी आप बोल क्या रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी लिखेगा वो दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर लोगों में दोस्तों स्पीच फंक्शन लेफ्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड होता है, याद रखिएगा इस वर्ड को, लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्पीच फंक्शन लोकेटेड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए इस एफेजिया अन्य स्पीच डिसऑर्डर के साथ में हमेशा एसोसिएटेड होता है, जो कि केसेस ब्रेन डैमेज के कारण भी उत्पन्न होता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ऐसे जितने भी केसेस आप स्पीच डिसऑर्डर के ट्रीट करते हो, सबसे पहले उसके ब्रेन को हाथ लगा लगा के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पेशेंट बहुत झूठ बोलते हैं, और पेशेंट कभी भी आपको ओल्ड पुराने समय में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि वो खुद भूल जाते हैं। और अगर मान लो किसी को ब्रेन का, मान लो 2 सीढ़ी से कूद के सीधा सिर के बल गिरा था, टाके लगे थे, और टाके लगने के बाद वो ठीक हुआ, लेकिन धीरे धीरे एफेजिया हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पूरा एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो वहां पर कोई ब्रेन डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके कारण भी वहां पर एफेजिया उत्पन्न होता है। और अगर आप इसी एरिया को देखते हो दोस्तों, तो एफेजिया के कारण देखिए आप, कई कारण वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमियोपैथ का ट्रीटमेंट तो बहुत ईजी है दोस्तों। यूजुअली एफेजिया एक या मोर स्पीच सेंटर के डैमेज के कारण होता है दोस्तों। अब आपको स्पीच सेंटर से पता है दोस्तों, ठीक है, एक या ज्यादा स्पीच सेंटर के डैमेज के कारण, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है,
उनके डैमेज के कारण दोस्तों एफेजिया कॉज होता है। अब स्पीच सेंटर का डैमेज कौन कौन सी कंडीशन में डेवलप होता है दोस्तों? बहुत सारी कंडीशन आपने देखी होगी। स्ट्रोक देखा होगा आपने दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक नाम भी सुना होगा। हेड इंजरी ये भी देखा होगा आपने। सीवियर ब्लो टू हेड, मान लो हेड के बल आपका बहुत सीवियर ब्लो हुआ हो दोस्तों। सेरिब्रल ट्यूमर हो गया, अंदर की तरफ कोई ब्रेन ट्यूमर हो रहा है जिसको हम सेरिब्रल ट्यूमर बोलते हैं दोस्तों। अगर ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफेक्शंस हो गई, मान लो इंसेफेलाइटिस हो गया, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो गया, हाइड्रोसिप्लस हो गया, जो प्रेशर इफेक्ट किया और ब्रेन के नर्वाइन जो मोटर सिस्टम होते हैं दोस्तों उनको प्रभावित कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी एफएसए होता है दोस्तों। डिजेनरेटिव डिसीजेस डेवलप होती है, उसमें भी आपको ब्रेन के लेवल पर डिजेनरेशन देखने को मिलता है। सेरिब्रल एट्रोफी हो गया किसी को, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी आपको मैं बता दूं, स्मेल थेरेपी, मैंने बहुत सारे स्मेल थेरेपी के फार्मूले सिलेक्ट किए और यूज किया। मैंने अभी ब्रेन स्ट्रोक में एक फार्मूला सिलेक्ट किया, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आया। अभी मैं ऑडियो बनवाने वाला हूं उसका, अभी आने वाला है 4-5 दिन में पेशेंट। दूसरा, मैंने एक अभी सर्टेनली सेरिब्रल एट्रोफी के लेवल पर प्रयोग किया दोस्तों। इतना मिरेकल रिजल्ट मिला है कि मॉडर्न साइंस के डॉक्टर ने बोला है हाउ इट इज पॉसिबल, आपका सेरिब्रल एट्रोफी 70% रिजॉल्व हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल इन विद इन 3 मंथ। आप कैसे इसको, कैसे क्या करा आपने? अब उसमें मैंने जो कोडवर्ड लिख के दिया था उसको पता नहीं कि C1 क्या होता है, RE क्या होता है, फलाना प्रोटोकॉल, जनरल टॉनिक C111Y, S10, C5 Ven1G, क्या वो प्रोटोकॉल उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत समझ में आया। इसलिए मुझे खुशी हुई कि वो व्यक्ति एक मॉडर्न साइंस के डॉक्टर के पास फिर से गया, फिर से चेकअप कराया, फिर से MRI कराई, फिर से CT स्कैन कराया और फिर से सारी टेस्ट कराई, EEG कराया, और जो रिजल्ट आया वो मॉडर्न साइंस के लिए एक चैलेंज है दोस्तों, इलेक्ट्रोमियोपैथी के बिहाफ पे। इसीलिए दोस्तों याद रखिए, यूजुअली कंडीशन में जैसे हेड इंजरी हो रही, एफेजिया सडनली उत्पन्न होता है दोस्तों, अचानक उत्पन्न होगा, आपकी आवाज नहीं आएगी दोस्तों। कोई भी इंफेक्शन हुआ, सेरिब्रल ट्यूमर हुआ, इन जैसी कंडीशन में जब इंफेक्शन होता है दोस्तों तो एकाएक नहीं होगा, लेकिन स्लोली स्लोली डेवलप होता है दोस्तों। ये वार्निंग साइन देता है। कई प्रकार के वार्निंग साइंस आपको मिलेंगे, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में कई बार उस वार्निंग साइंस को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, और वो वार्निंग साइंस हमें चूंकि पता नहीं था इसलिए डायग्नोस नहीं कर पाते। लेकिन मुझे उम्मीद है आज के बाद आप में से कोई भी इस वार्निंग साइन को देखते के साथ पकड़ लेगा और बोल देगा आपको एफेजिया होने वाला है दोस्तों। आप जब देखते हो चिल्ड्रन, एक बच्चा है, पैदा हुआ गिर गया, या पैदा होके कुछ समय के बाद गिर गया, देखा ट्रॉमेटिक कंडीशन हुई, माँ बाप ने ध्यान नहीं रखा, टेमला बन गया, अंदर के अंदर ब्लड कलेक्ट होता रहा, धीरे धीरे डैमेज पार्ट पे प्रेशर जनरेट हुआ, नेक्रोसिस हुआ और एफएजिया हो गया। क्यों? क्योंकि एक हॉरिफाइंग इवेंट के एक्सपोजर के द्वारा डेवलप होता है। डरावना एक्सपोजर होता है, लेकिन या तो माँ बाप उसको लेकर डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन उनके कंट्रोल में जितना था उतना कर दिया, उस समय तो ठीक हो गया, बाद में धीरे धीरे नेक्रोसिस हो गया, एफएजिया डेवलप हो गया। यानी बिना किसी ब्रेन डैमेज के भी कई प्रकार इन्फेक्शन के कारण आपको एफएजिया होता हुआ देखा जाता है। और इसीलिए दोस्तों साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ मैं आपको कहूं बहुत बढ़िया ट्रीट कर सकते हो। अब याद कर लो साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, याद कर लो प्रोटोकॉल क्या होता है। साइकोलॉजिकल आपको पता है वाई क्यों काम करता है, C111Y क्यों काम करता है? अभी मैंने बताया आपको कि लेफ्ट जो राइट हैंडेड होते हैं उन लोगों में लेफ्ट साइड का जो डोमिनेंसी होता है C111Y डायरेक्टली वहां पर इंडिकेट हो जाता है इंटरनल, और इसीलिए नेगेटिव यानी नर्वाइन हम जो करते हैं, इसीलिए आप किसी भी प्रकार के मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इंसैनिटी, आप देखो कितने इमीडिएट रिजल्ट होता है। हम में से कई डॉक्टर्स इस चीज को प्रूव कर चुके हैं, और जब पेशेंट को दिया जाता है ना, पेशेंट बोलता है 2 से 3 दिन बाद, अरे क्या जबरदस्त नींद आया, और वो पेशेंट का तो बिल्कुल कैरेक्टर ही चेंज हो गया। अब आपने क्या करा, उसके माइंड को रिलैक्स कर दिया। जो ज्यादा दौड़ रहा था उसका माइंड, बार बार गंदे ड्रीम्स देख रहा था, भयानक ड्रीम्स देख रहा था, आपने उसको रिलैक्स कर दिया, और 2-3 दिन में रिलैक्स हो जाएगा। पेशेंट बोलता है साहब गजब की नींद आ रही है, और नींद आ रही है तो देखो बढ़िया हो गया। जबकि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते तो वो क्या नींद की गोलियां दिया करता है, बस आप सोया करो, कब तक सुलाओगे भाई। और जबकि हमारी मेडिसिन तो टेम्परेरी, जैसे ही उसको रिलैक्स होता है हम लोग मेडिसिन चेंज कर देते हैं, और मेडिसिन चेंज होती है तो पेशेंट एकदम ओके हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने जहां एरिया था जिसका कोऑर्डिनेशन जो कंसर्न वो एरिया था वहां पर हमने फंक्शन जनरेट कर दिया, फंक्शन नॉर्मल हो गए, हमने मेडिसिन बंद कर दिया। ठीक है, ये बेनिफिट आपको मिलता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि एफिजिया के टाइप्स कितने हैं,
और यही एफेजिया के टाइप्स आपको प्रोटोकॉल के लेवल पर जनरेट करते हैं दोस्तों। एफेजिया डिफरेंट मेथड को क्लासिफाइड करता है दोस्तों। सिंपल या कन्वीनियंट क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में एफेजिया को 5 टाइप में डिवाइड किया गया दोस्तों। सब टाइप्स अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम लोगों को बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जब हम ब्रोकाज एफेजिया की बात करते हैं, ये पहला होता है। दूसरा होता है वर्निक्स एफेजिया, दूसरा एक होता है ग्लोबल एफेजिया, और तीसरा होता है नॉमिनल एफेजिया, चौथा, और पांचवा होता है अदर टाइप्स ऑफ एफेजिया। तो दोस्तों टोटल 5 टाइप के एफेजिया क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम दोस्तों ब्रोकाज एफेजिया। अब सिंपल सा, अगर आपको ब्रोकाज एफेजिया का आपको अगर प्रोटोकॉल मालूम है तो आपको सारा जनरेशन हो जाएगा दोस्तों। ब्रोकाज एफेजिया नॉन फ्लुएंट स्पीच प्रॉब्लम होती है दोस्तों। नॉन फ्लुएंट यानी आप फ्लुएंटली बोल रहे हो, लेकिन नॉन फ्लुएंट मतलब आप फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हो दोस्तों। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ लेफ्ट फ्रंटल लोब में लीजन के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करोगे, उस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेफ्ट फ्रंटल लोब में लीजन अगर उत्पन्न होता है, उसके कारण टिपिकली आपको देखने को मिलेगा। इसे ही हम एक्सप्रेसिव एफेजिया, ये एंटीरियर एफेजिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इसे हम एक्सप्रेसिव एफेजिया या एंटीरियर एफेजिया के नाम से भी जानते हैं। जो अफेक्टेड पर्सन जो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है, याद रखिएगा, जो अफेक्टेड पर्सन किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इनमें सेंटेंस को जो कंस्ट्रक्ट करने की एनेबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है दोस्तों। यानी किसी भी सेंटेंस को पूरा जैसे कहा गया है उस रूप में बोल नहीं पाता, और वो सेंटेंस को कट कट के ऊपर नीचे करके वहां पर बोलता है। यानी वहां पर सेंटेंस के कंस्ट्रक्ट करने की एनेबिलिटी डेवलप हो जाती है। और ये प्राय शॉर्ट फेरेसिस में बात करता है, यानी रुक रुक के बात करता है दोस्तों। और वो स्मूथ वर्ड के वॉमिटिंग के द्वारा, यानी स्मॉल वर्ड्स के ओमिटिंग के द्वारा दोस्तों इस प्रकार के वर्ड करता है, जैसे एंड इज फोर इस प्रकार से। ये इंग्लिश वर्ड में बता रहा हूं। इसी प्रकार से अगर वो हिंदी बोलता होगा तो भी इसी प्रकार के वर्ड्स में अटक अटक के बोलता है दोस्तों। और ये स्पीच को इनिशिएट करने में प्राय बहुत ज्यादा ग्रेट एफर्ट लगाना पड़ता है, यानी उसको बहुत ज्यादा, उसको किसी वर्ड को बोलने में बहुत ज्यादा वहां पर एफर्ट लगाना पड़ता है। वही यहाँ पर ये एरिया ब्रोकाज एफेजिया का लेवल को डेवलप करता है दोस्तों। जब ब्रोकाज एफेजिया के साथ पर्सन रिटन वर्ड या स्पोकन को, रिटन यानी लिखने वाले या बोलने वाले स्पोकन वर्ड्स को वहां पर करने में अगर सक्षम होता है दोस्तों, तो ये प्राय राइट आर्म या लेग्स के पैरालिसिस या वीकनेस के द्वारा डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। याद रखिएगा इस बात को दोस्तों। यानी ब्रोकाज एफेजिया के साथ जो पर्सन रिटन वर्ड्स या स्पोकन को अंडरस्टैंड करने में सक्षम होता है, वो हर चीज को समझ रहा है, और ऐसी कंडीशन में ये देखा जाए राइट आर्म या राइट लेग के पैरालिसिस या वीकनेस के द्वारा सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, फ्रंटल लोब के डैमेज के कारण ऐसा होता हुआ देखा गया है। क्यों? क्योंकि ये मोटर एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। और यही कारण है जब हम टेबल प्रैक्टिस में इस चीज को जनरेट करते हैं तो यही प्रोसेस हमें टेबल प्रैक्टिस में इस एरिया को लेकर जाती है, इस एरिया को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए महसूस होती है दोस्तों। दूसरी बात करें हम वर्निक्स एफेजिया दोस्तों। वर्निक्स एफेजिया स्पीच करता है बिना किसी मीनिंग के। याद रखिएगा, वहां पर रुक रुक के बोल रहा था ब्रोकाज एरिया में, यहां पर स्पीच तो कर रहा है लेकिन उसकी कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही कि बोलना क्या चाह रहा है। इसे हम रिसेप्टिव एफेजिया या पोस्टीरियर एफेजिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। रिसेप्टिव एफेजिया या फिर पोस्टीरियर एफेजिया के नाम से इसको जानते हैं। वर्निंग एफेजिया लेफ्ट टेम्पोरल लोब में लीजन के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, जो वर्निक एफेजिया होता है लेफ्ट टेम्पोरल लोब में किसी प्रकार का लीजन होता है, आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ये फ्लुएंट स्पीच के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, एकदम फ्लुएंट स्पीच वहां पर कैरेक्टराइज होगी दोस्तों। लेकिन अफेक्टेड पर्सन लॉन्ग सेंटेंस को स्पीक करता है बिना किसी मीनिंग के। लंबे लंबे वर्ड बोलेगा लेकिन उसका कोई भी मतलब आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ये इनकरेक्ट होता है, नॉन एग्जिस्टिंग वर्ड को यूज करेगा, मतलब जो वर्ड आपने कभी नहीं सुने ना, इस प्रकार के वर्ड को वो जर्मिनेट करेगा। और कुछ तो भी इधर उधर की चीजें मिलाकर बोलेगा जो आपको किसी भी पल्ले नहीं पड़ेगा दोस्तों। वो सेंसिबली स्पीक ही नहीं कर पाता है।
यानी उसको ये लगता है कि मैं फ्लुएंट बोल ही नहीं पा रहा तो मैं क्या बोलूं, सेंसेशन रहता ही नहीं, सेंसिबली स्पीक ही नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार की स्पीच को दोस्तों जार्गन स्पीच के नाम से जाना जाता है। जार्गन, JARGAN, जार्गन स्पीच के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये इंडिविजुअल अन्य स्पीच को अंडरस्टैंड करने में अनेबल रहता है, बिल्कुल अनेबल रहेगा, वो किसी भी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। और इस वीकनेस के कारण दोस्तों ये अपने स्वयं की स्पीकिंग में होने वाली जितनी भी मिस्टेक्स होती है उसको अनअवेयर कर जाता है। उसको ये लगता है मैं सब सही बोल रहा हूं और वो बोलता चला जाता है फ्लुएंट, लेकिन वहां पर कोई भी वर्ड किसी सामने वाले के पल्ले ही नहीं पड़ता, उसको तो पल्ले बिल्कुल ही नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है। और यही कारण है दोस्तों, ज्यादातर जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो प्राय ये साइकेट्रिक पेशेंट के जैसे मिस्टेकन हैंडल कर दिया जाता है। यानी डॉक्टर्स इसको बोलते हैं इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है मित्रों, वो डायरेक्ट वर्निक्स एफेजिया के लेवल पर डेवलप होता है, यानी ब्रेन के वर्निक्स पार्ट के डैमेज के कारण आपको देखने को मिलता है। इसीलिए ये चीजें हमें पता होना चाहिए दोस्तों। वर्निक एफेजिया पैरालिसिस या मसल्स की वीकनेस के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर मसल्स की पैरालिसिस या ये कहें यहां पर उसकी वीकनेस के साथ ये बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंजुरी ऐसे सेंटर से जो मूवमेंट के साथ कंसर्न होता है वो इन्वॉल्व ही नहीं होता है यहाँ पर। यानी ये जो सेंटर होता है वो मसल्स के पैरालिसिस के लेवल पर जो इंजुरीज हो जाती है उसके लेवल पर जो सेंटर इन्वॉल्व होते हैं उसका इस वर्निक्स एरिया से वर्निक्स एफेजिया के लेवल पर कोई भी रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तीसरा होता है दोस्तों ग्लोबल एफेजिया। जब आप ग्लोबल एफेजिया की बात करते हो दोस्तों, एक प्रकार का एफेजिया होता है जो वर्निक एफेजिया और ब्रोकाज एफेजिया के कंबाइंड फीचर के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। यानी दोनों चीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इन्फेक्शन के कारण वहां पर कोई ब्लड का क्लॉट हो जाए दोस्तों, उसके द्वारा स्पीच एरिया में वाइड स्प्रेड लीजन डेवलप हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप का एफेजिया होता है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये अफेक्टेड पर्सन को ना ही स्पीक, ना तो वो बोलने देगा, ना ही स्पोकन वर्ड को अंडरस्टैंड करने देता है दोस्तों। यानी न तो वो बोल पाएगा, न किसी बात को अंडरस्टैंड कर पाएगा, और न ही रीड कर पाएगा, न ही राइट कर पाएगा। यानी उसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इनमें सीवियर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। यानी वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, आपको क्या समझाना चाहता है, आप नहीं समझ पाओगे, आप क्या कोई भी समझ नहीं पाता। और ये एक बहुत बड़ी सीवियर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है जो ग्लोबल एफेजिया के लेवल पर देखने को मिलती है। चौथा देखें हम दोस्तों नॉमिनल एफेजिया। दोस्तों नॉमिनल एफेजिया भी एक स्पीच डिसऑर्डर के जैसे होता है जिसमें फैमिलियर ऑब्जेक्ट के नाम को लेने में इनेबिलिटी के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। यानी फैमिली में भी किसी मेंबर का नाम नहीं ले पाता, उसको बोलते हैं नॉमिनल एफेजिया दोस्तों। ये एक एनोमिक एफेजिया या एमेनेकिक एफेजिया भी कहलाता है दोस्तों। ये इंफीरियर पैराइटल गायरी और पोस्टीरियर टेम्पोरल में रीजन के कारण, यानी यहाँ बैक साइड में अंदर के साइड किसी प्रकार का लीजन, मान लो आप एकदम गिरे और सिर के बैक साइड की तरफ से गिरे तो वहां पर जो पोस्टीरियर टेम्पोरल रीजन में जो चोट लगती है उसके कारण आपको नॉमिनल एफेजिया डेवलप होता है दोस्तों, जो कुछ समय के बाद धीरे धीरे अगर हीलिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अन्यथा जब प्रोटोकॉल दिया जाता है वो उस प्रोटोकॉल्स के माध्यम से अगर कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो पेशेंट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर जाता है, ठीक कर जाता है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का दोस्तों। एक और बचा है अदर टाइप ऑफ एफेजिया, बहुत लंबा है दोस्तों, वो हम कल देखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझ में आया जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब आप लोग बताओ, तंशी मैडम आप बताओ आप कितना हद तक ठीक कर सकते हो इस पेशेंट को। हेलो सर, कोई सर लेफ्ट हैंडर है तो हम आरी यूज करेंगे बाई की जगह? बिल्कुल बिल्कुल, C1 बर्बन आरी, बिल्कुल ठीक सर। ये जो वायल है, हेयर वायल है जी, ये जो हेयर वायल है सर, ये तो हमको लगता है लगाने पर हाई बीपी भी कुछ हद तक कंट्रोल होगा। बिल्कुल होगा सर, 100%। आप यूज करके देखो। हाँ, मैं कल से यूज करूंगा सर। आप मेरी दिनचर्या देखोगे, अभी धनसी मैडम ने देखा है, ये लोग आए थे, मेरे को दिन भर टाइम नहीं मिलता। मेरे खुद के लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर पेशेंट तो इतने ज्यादा है नहीं मेरे पास, 12, 15, 18, 20 पेशेंट
कभी कभी आते हैं, ठीक है, वो उस लेवल पर काम करते हैं हम लोग। सर ये तेल 100 ml में डालना है सर, 5 ड्रॉप ना कितना में सर ऑयल? 100 ml में सर। जी सर मेरे बिग ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ, उनका लड़का इंजीनियर है लेकिन बहुत अटक जाता है, इसके लिए जॉब नहीं मिल रहा है, रैंकर है सर। ऐसा काका बोलेगा तो कितना टाइम काका बाद में काका निकलेगा मुंह से। आप यूज कीजिए S5C13B, थर्ड डाइल्यूशन जनरल टॉनिक में डाल के दीजिए उसको आप, ठीक है। सर ये ऑयल 100 ml में 100 ड्रॉप डाल सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं सर, सर पॉजिटिव इनको थ्रोट पे कुछ एप्लीकेशन दे सकते हैं, लगाने का जरूरत है। C13 आ रही। सर ने बताया ना कि 5 ड्रॉप डालनी है सारी मेडिसिन की। 100 ml हो चाहे 200 ml हो, हमें नेगेटिव में लेना है, बताया था ना अभी। सर लेकिन उनकी उम्र जो है अभी 25 कुछ है, तो चलेगा ना? मीन्स उसका ये क्या फर्क पड़ता है मैडम, एडल्ट तो है ना वो। अच्छा सर ठीक है, देती हूँ। थैंक यू सर। सर कोलाइटिस के लिए पूछना है, मेरे 2 पेशेंट है, तो सर उनका ना, हेलो, प्रोटोकॉल मैंने बताया ना मैडम आज। हाँ सर वो बता दिए, उसी में मुझे एक चीज जानना था कि ये स्ट्रेस के वजह से भी हो सकता है क्या कोलाइटिस? बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें भी यही प्रोटोकॉल चलाना है? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सर ये एप्लीकेशन कोल्ड करना है कि हॉट सर? इरिटेबल सिंड्रोम में आता है ना सर जी, स्ट्रेस के लेवल पे इरिटेबल बोल सिंड्रोम में आता है ना सर? बिल्कुल। मैंने यहाँ देखो YG लिखा ना सर, ये देखो आप थर्ड प्रोटोकॉल में देखो YG थर्ड डाइल्यूशन, इसीलिए तो लिखा है मैंने वो। तो कोल्ड करना है ना सर? कोल्ड कंप्रेशन है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोल्ड कंप्रेस करो आप। सर C2 C13 S5 है जाना सर, ये अपने स्पीच डिसऑर्डर जैसा हेमीप्लीजिया में होता था उस पर S5C13B is the most important protocol। हेमीप्लीजिया स्पीच डिसऑर्डर सर। जी बिल्कुल, आपको मैं कल बताऊंगा ना, अदर टाइप्स ऑफ एफेजिया के जब टाइप्स बताऊंगा ना, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। सर इसके साथ स्पीच थेरेपी देना जरूरी है कि हमें अभी इतना बड़ा है तो? क्या चीज? 2 फीडबैक है सर, S5C13B थेरेपी भी देना पड़ेगा? जी बोलिए। 3 साल की बच्ची थी, वो ठीक से नहीं बोलती थी, वो 3 महीने में इतना बोलना चालू कर दी है कि उसके घर वाले परेशान हैं। क्या दिया सर आप? बस S5C13B जनरल टॉनिक में डाल के आप बताए थे सर इसको। जी बिल्कुल जी। और C13RE का मैं ऑयल बना के गले में लगवाता था उस बच्चे को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने पकड़ ली ये सारी चीजें। जी, और एक छोटी बच्ची सी 2 साल की, वो कुछ नहीं बोलती थी, वो भी बोलना चालू की है। अटकती थी, बहुत अटकती थी, माँ बस बोलती थी, माँ नहीं बोल पाती थी। जी सर बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बढ़िया देवांगन सर, मैंने पढ़ाया नहीं और आपने प्रूव कर दिया, बहुत बढ़िया सर। ये आपके पढ़ाते पढ़ाते याद आया सर, ये फीडबैक मैं नहीं दे पाया था। जी जी चलिए सर, कहीं तो हम सही जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं सर, एकदम एग्जैक्ट। भले अपन उस ऑर्गन को नहीं जा रहे थे, लेकिन आप बताए थे तो वैसा काम भी किया वो। जी बिल्कुल। बोलने के लिए C13 बस को जानते थे, या मस्कुलर है तो S5 ऐसा करके, लेकिन अब अभी समझ में आ रही है कि फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। आप बताइए कितना मतलब सैचुरेटेड काम हो रहा है, कितना संतुष्ट हो आप? बहुत जबरदस्त सर, बहुत बहुत जी, थैंक यू सर इस नॉलेज के लिए। सर बहुत सर मेरा भी एक केस में रिजल्ट मिला है सर, स्पीच प्रॉब्लम में सर, उनको पैरालिसिस था और आवाज सर बिल्कुल चला गया था। सर जो फॉर्मूला बताया यही यूज किए थे सर, बिल्कुल रिजल्ट एकदम क्लियर हो गया सर 2 महीने में। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर अभी लेक्चर सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि आप इतने दूर है, ऐसा लग रहा है आपके क्लिनिक में हम आपके सामने सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, अभी बहुत ही मीन्स इतना कंसंट्रेशन हो जाता ना, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था। आप मुझे बताइए, ऑयल बनाया आपने? सर नहीं, टाइम नहीं मिला अभी, बनाना है मुझे। आप बताओ, आज मैंने 7 और 3 10 और 11 पीस मैंने सेल कर दिया आज। वाओ। नहीं सर, मेरा एक्चुअली नीम ऑयल है ना, ज्योति मैडम के घर पे ही रह गया, उनके बैग में थोड़ा मिस हो गया। अभी वो कुरियर से भेजेंगे तो बना देती हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।